हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री ऐप। बच्चों बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई हमको हमारे स्कूल एग्जाम के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का मेटलर्जी चैप्टर का सर एक स्कूल एग्जाम स्पेशल सर वीडियो लेक्चर चाहिए। तो यस, आपकी रिक्वेस्ट और हम आपके लिए बच्चों हाजिर हैं। सो आज बच्चों इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मेटलर्जी के उन टॉपिक्स के बारे में बच्चों बताऊंगा जो कि आपको स्कूल एग्जाम के लिए बच्चों जानने जरूरी है। देखिए ऑलरेडी हमारा मेटलर्जी का वीडियो मैंने आपके साथ जो शेयर किया हुआ है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, अराउंड 3 घंटे 4 घंटे का टोटल वीडियो हो जाता है। हमें स्कूल एग्जाम के लिए उतना ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें बस थोड़ी सी चीजें पढ़नी है जो कि स्कूल एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं या फिर पूछी जा सकती हैं। तो बच्चों बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एंड मेरी पूरी कोशिश रही कि सिर्फ इस वीडियो को देख करके आपका मेटलर्जी का बच्चों स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बच्चों काफी अच्छे से बच्चों गुजर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं मेटलर्जी के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम स्कूल एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मेटलर्जी की जब हम पढ़ाई करते हैं तो देखिए 3 तरीके के सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर का एक सवाल आ जाए जिसमें हमसे पूछा जाए कि आप इस एलिमेंट का कोई और बताइए, या फिर बताइए इस और में कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो हमें एलिमेंट्स के फेमस और के बारे में बच्चों जानना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं और जानने, कुछ फेमस ओर्स के बारे में बच्चों हमको जानना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग आयरन के ओर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए आयरन के जो ओर्स हैं वहां पे हमारे पास हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट एंड देन साइट्राइट। बच्चों ये 4 ओर हमको मिलते हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट और साइट्राइट। बच्चों देखिए इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों बच्चों आयरन ऑक्साइड हैं। एक का फॉर्मूला है Fe2O3 विच इज फॉर हेमेटाइट, और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4। दोनों ही बच्चों आयरन ऑक्साइड है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। बच्चों हेमेटाइट मैग्नेटाइट के फॉर्मूले आप याद करेंगे, लेकिन ऐसा मैंने पाया कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैग्नेटाइट के फॉर्मूले में Fe3O4 है या Fe2O3 है, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को बच्चों दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। एंड द ट्रिक इज बच्चों कि आपने ये याद रखना है कि मैग्नेटाइट में मैक्सिमम आयरन मौजूद है। ठीक है, मैग्नेटाइट में बच्चों मैक्सिमम आयरन मौजूद है। ठीक है, M फॉर मैग्नेटाइट, M फॉर मैक्सिमम। यहां पर देखिए Fe2 है, सिर्फ 2 आयरन है, और यहां पर बच्चों Fe3 है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों आयरन ऑक्साइड हैं, और एक में 2 है एक में 3 है। अच्छा 2 और 3 कैसे याद रहेगा? आयरन के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यही होते हैं। आयरन का +2 और +3 यही 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आयरन की संख्या भी 2 और 3 है। आई एम सेइंग संख्या, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 नहीं है, संख्या 2 और 3 है। सो हेमेटाइट इज Fe2O3 एंड मैग्नेटाइट इज हैविंग मैक्सिमम आयरन, इट इज हैविंग 3 आयरन Fe3O4। ठीक है बच्चों, ये अपनी चीज होगी। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आयरन पायराइट की। दोस्तों आयरन पायराइट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आयरन पायराइट को हम लोग फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। अब इसको फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं ये बता देते हैं। क्योंकि बच्चों पुराने जमाने में जब माइनर्स माइनिंग के लिए जाते थे, गोल्ड की माइनिंग के लिए जाते, तो कई बार बच्चों धोखे से आयरन पायराइट को गोल्ड समझ करके ले आते थे। अब ऐसा धोखा क्यों होता था? ऐसा धोखा बच्चों इसलिए होता था क्योंकि जो आयरन पायराइट का जो कलर होता है, जो चमक होती है, वो गोल्ड जैसी पीली होती है। सो आयरन पायराइट इज ऑल्सो येलो कलर, गोल्ड के जैसे। तो कई बार ऐसा धोखा हो जाता, तो इसीलिए कहते थे फूल्स गोल्ड। बेचारे सोना समझ के लेके आए और निकला क्या? आयरन। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद बच्चों बारी आती है साइड्राइट की। साइड्राइट इज FeCO3। अब बच्चों साइड्राइट FeCO3 ये कैसे याद रहेगा? कई बार हम भूल सकते हैं कि सर साइड्राइट किसका और है, साइड्राइट में कहीं लेड तो नहीं है, साइड्राइट में कहीं जिंक तो नहीं है, ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसको फ्रेंड्स मैं आपको याद करा देता हूं। यू हैव टू रिमेंबर साइड्राइट इज एन ओर ऑफ आयरन एंड आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस थिंग? बच्चों इस चीज को आप रिमेंबर करोगे इस तरीके से। कैसे बच्चों रिमेंबर करोगे? आप इसको यहां पर याद रखिए साइड्राइट के लिए, फर्जी कंप्यूटर साइंटिस्ट। फर्जी कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या याद रखोगे बच्चों? फर्जी कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब इससे हमारा साइड्राइट कैसे याद रहेगा बच्चों? फर्जी का मतलब Fe, कंप्यूटर मतलब कार्बोनेट। सो साइड्राइट में बच्चों Fe है कार्बोनेट के फॉर्म में, और किसकी ये बातें हो रही है? साइड्राइट की। सो साइंटिस्ट मतलब साइड्राइट। सो Fe कार्बोनेट के फॉर्म में है, Fe कार्बोनेट के फॉर्म में है, कहां पर?
साइडराइट में। सो Fe इज प्रेजेंट इन कार्बोनेट फॉर्म इन साइडराइट। सो फर्जी कंप्यूटर साइंटिस्ट, इस तरह से बच्चों याद रहेगा। चलो सब लोग मेरे साथ या फिर आंखें बंद करके सारे ओर्स को रिमाइंड करो। हेमेटाइट फॉर्मूला खुद से बताओ, मैग्नेटाइट फॉर्मूला खुद से बताओ, आयरन पायराइट विच इज फूल्स गोल्ड फॉर्मूला खुद से बताओ, इट इज FeS2, एंड साइडराइट खुद से बताइए फॉर्मूला FeCO3। ठीक है, तो एक बार इनको लिख करके प्रैक्टिस करिए, आपकी चीजें अच्छे से बच्चों याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, अगले ओर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला ओर है हमारा कॉपर। हम लोग बच्चों आगे जा रहे हैं कॉपर की ओर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, कॉपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है जहां पे हम कॉपर की मेटलर्जी को पढ़ेंगे, दैट इज बच्चों कॉपर पायराइट। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपर पायराइट बच्चों कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण ओर है। ठीक है बच्चों, क्या चीज? कॉपर पायराइट बच्चों कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण ओर होता है, CuFeS2। क्या नाम है इसका? CuFeS2। कॉपर की जो हम मेटलर्जी पढ़ेंगे ना, वो इसी ओर से होगी। इसके अलावा और कौन कॉपर के ओर हैं बच्चों? कॉपर के दो और ओर है, मालाचाइट एंड आजूराइट। क्या याद है, क्या नाम है इनके? मालाचाइट एंड आजूराइट। बच्चों मालाचाइट एंड आजूराइट को हम लोग कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। दे आर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इनमें फ्रेंड्स कॉपर जो है बेसिक फॉर्म में, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, और इनमें बच्चों कॉपर कार्बोनेट फॉर्म में भी है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बच्चों आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कॉपर के जो वेसल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ग्रीनिश लेयर चढ़ जाती है, वो बच्चों बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। ठीक है, तो ये एकदम ग्रीन कलर के होते हैं। कॉपर की जो रस्टिंग होती है वो इसी की होती है, COH2.CuCO3 की। सो नेचर में भी कॉपर इसी फॉर्म में मिलता है, COH2.CuCO3 के फॉर्म में। कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। दो और है, मालाचाइट है, आजूराइट है। अब बच्चों मालाचाइट आजूराइट दोनों में COH2 CuCO3 है, लेकिन इनके फॉर्मूले में अंतर किसका है कि आजूराइट के फॉर्मूले में दो है। अब इस चीज को हम कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखें कि मालाचाइट के फॉर्मूले में दो नहीं है, सिंगल वन है, और आजूराइट के फॉर्मूले में दो है। तो बच्चों इसको याद करने का तरीका ये है कि आप याद रखो आजूराइट का जो स्पेलिंग है उसमें Z होता है। आजूराइट की जो स्पेलिंग है ना उसमें Z होता है, और आप बेटा Z को 2 की तरीके से ट्रीट कर सकते हो। Z और 2 के जो लिखने का अंदाज है सेम है, देख लो आप, Z और 2 बच्चों एक ही जैसे से। ठीक है, सो आजूराइट के फॉर्मूले में 2 है, आजूराइट के फॉर्मूले में 2 है, और वो Z से हम लोग इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज। इसके बाद बच्चों फिर हमारा क्या रहेगा? क्यूप्राइट, Cu2O। होने को कॉपर ग्लास भी होता है, Cu2S भी होता है, बट Cu2O तक इतने ही याद रखो, दैट इज मीन। स्पेशली 1 2 3 आयरन पायराइट, मालाचाइट, आजूराइट, इतने बच्चों इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है जिंक की। बच्चों देखिए जिंक का मेन ओर होता है जिंक ब्लेंड, इसको स्फेलराइट ओर भी कहते हैं, इसको स्फेलराइट ओर भी कहते हैं, और जिंक ब्लेंड इट इज बेसिकली जिंक सल्फाइड। सिंगल ओर बस याद रखिए जिंक का, जिंक सल्फाइड और स्फेलराइट, दोनों इसके लिए नाम है। ठीक है, याद हो जाएगा। सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी जब हम वेरियस आयनिक कंपाउंड की पैकिंग पढ़ते हैं ना, तो वहां पर भी इसका जिक्र होता है, स्फेलराइट या जिंक ब्लेंड याद हो जाता है। इसके बाद बच्चों अगला ओर है हम लोगों का सिल्वर। सिल्वर इज इंपॉर्टेंट सिंस सिल्वर इज अ प्रीशियस मेटल। भाई गहने वगैरह बनाने के लिए राजे महाराजाओं के बर्तन होते थे सिल्वर के, जो लोग अच्छी अच्छी मिठाइयां खाते हैं उसके ऊपर सिल्वर की फॉइलिंग होती है। सिल्वर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और सिल्वर के साथ बच्चों सबसे अच्छी चीज है, इट हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो आप सिल्वर के बर्तनों में खाएंगे ना, बढ़िया होता है। जब पहली बार जब बच्चा किसी के घर में, जब एक नया बच्चा, जब नया मेहमान जब आता है, तो दादी बाबा लोग उसको सिल्वर के चम्मच में शहद वहद बच्चों खिलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर की अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, इट इज क्वाइट एंटी बैक्टीरियल इन नेचर। तो इसलिए सिल्वर की चीजों में खाना वाना अच्छा होता है। लोग खीर वगैरह बच्चों सिल्वर के कटोरियों में खाते हैं, छोटी सी कटोरी में आप खीर वगैरह खाइए, अच्छा एक राजसी अंदाज भी आता है, और एक अच्छी चीज भी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये चीज है। बट आजकल क्या होता है ना, जो मिठाइयों में जो सिल्वर फॉइल होता है उसमें एल्यूमिनियम मिला देते हैं, एंड एल्यूमिनियम इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी। अब लोग कैसा कर देते हैं ना, अब क्या करें, जो है सो है। सो गाइस सिल्वर इज इंपॉर्टेंट, एंड सिल्वर का जो ओर है दैट इज आर्जेंटाइट। हम लोग सिल्वर की जो भी मेटलर्जी पढ़ेंगे बच्चों, वो इस आर्जेंटाइट ओर से ही होगी, Ag2S से ही बच्चों होगी। सो सिल्वर का ओर कौन है? आर्जेंटाइट,
Ag2S, ठीक है, याद रखें। एक और सिल्वर होता है हॉर्न सिल्वर, ठीक है दोस्तों, एक और सिल्वर होता है, उसे कहते हैं क्या, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, एंड इट इज बेसिकली AgCl, ठीक है, हॉर्न सिल्वर इज बेसिकली AgCl, इसको भी दोस्तों याद रख लीजिएगा। खैर वैसे स्कूल एग्जाम के लिए आर्जेंटाइन तक से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बारी आती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम इज इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी भी इंपॉर्टेंट है, काफी डिफिकल्ट मेटलर्जी होती है। सो बच्चों एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में जो मेन ओर जिससे हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट इज ओर इज बेसिकली Al2O3, इट इज बेसिकली Al2O3.XH2O, Al2O3.XH2O। आप एक और को याद रख लो लगे हाथों, इट इज क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम का एक और होता है बेटा, उसका नाम होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इज Na3Al(F6)। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हम बच्चों एल्यूमिनियम के मेटलर्जी करते हैं और जो लास्ट स्टेज होता है जिसमें कि हम इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं एल्यूमिनियम का, तो वहां पर बच्चों हम लोग क्रायोलाइट ओर की मिक्सिंग करते हैं। सो ड्यूरिंग मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम यू आर गोइंग टू लर्न दिस कंपाउंड Na3Al(F6), इसको हम लोग वहां पर ऐड करते हैं, क्रायोलाइट को ऐड करते हैं, तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी आप इसको याद रख लो कि क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का एक ओर होता है, ठीक है, दो ओर आपने याद कर लिए, बॉक्साइट और क्रायोलाइट, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें। चलिए अब लास्ट में हमारे पास आते हैं हमारे दो बंदे, टिन और लेड, ठीक है। टिन और लेड के ओर जो हैं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर होते हैं बच्चों टिन और लेड के, टिन का ओर होता है कैसेटराइट विच इज SnO2, और लेड का ओर होता है गैलिना विच इज PbS। बच्चे लोग इसमें काफी कंफ्यूजन फील कर सकते हैं कि सर कैसेटराइट में टिन है, ये कैसे याद रहेगा, ठीक है। हम कहीं कैसेटराइट में सर जिंक ना डाल दें, ठीक है। बच्चे लोग कह सकते हैं सर गैलिना में लेड है, ये कैसे याद रहेगा, कहीं हम गैलिना को टिन का ओर ना बता दें। तो एग्जाम टाइम में हम कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसके लिए भी कुछ हमको ध्यान रखना होगा। पहले तो कोशिश करो याद रखो, कैसेटराइट इज SnO2, गैलिना इज PbS। अब याद होने के बाद एग्जाम में आप भूलो ना, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं। क्या ट्रिक याद रखोगे बच्चों, ट्रिक आप याद रखिए, थोड़ी सी अश्लील ट्रिक है, अश्लील मतलब अश्लील नहीं, थोड़ी सी बिगड़ी हुई लोगों की ट्रिक है। देखिए बच्चों, लोग जब शादी वादी में जाते हैं तो आप देखते हैं कुछ लोग कुछ अलग ही लेवल पे डांस करते हैं, एकदम भयानक तरीके से डांस करते हैं। वो क्यों इतने भयानक तरीके से डांस करते हैं, उनकी तो शादी हो नहीं रहती है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइट होते हैं, थोड़ा सा पी पा करके टाइट होते हैं, इसलिए वो लोग खूब बढ़िया से डांस करते हैं। अब जो लोग बच्चों शादी में खूब अच्छे से डांस वांस कर रहे हैं, पी पा करके डांस कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने उनके आधार पर बच्चों एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। सो बच्चों जो हमारे पीने वाले लोग हैं, जो बच्चों हैवी ड्रिंकर लोग हैं, ठीक है, उनके हिसाब से ट्रिक याद रखिए। सो जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं वो करते क्या है, शादी से पहले कोई एक गली वगैरह ढूंढेंगे, ठीक है, एक गली वगैरह ढूंढेंगे, एक शादी की एक कोई शराब की दुकान ढूंढेंगे जो एकदम कोने में हो, जहां पे जाते समय कोई उन्हें देखे ना, ठीक है। सो गली में जाकर के वो एक शराब की दुकान ढूंढेंगे। सो हम लोग ने भी याद किया है कि ऐसे ही गली में पब है, गली में क्या है, पब है। पब वो जगह होती है जहां पे शराब मिलती है, थोड़े से अच्छे लेवल के बार बार जो होते हैं ना, उनको पब कहते हैं। सो गली में पब है, ठीक है, अच्छी बात है, याद रहेगा, गली में पब है। अच्छा, पीने के बाद लोगों को डांस करना है, जुआ खेलना है, गंदी गंदी चीजें करनी है। सो सारी चीजें बच्चों पीने के बाद ही शुरू होती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई शराब वराब अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है, इसको गलत तरीके से ही देखना चाहिए, ये गलत वाली ही चीज है। लेकिन मूवीज वगैरह में एक ट्रेंड चला करके इसको बड़ा एकदम पैशनेट, बड़ा एकदम कूल दिखा देते हैं। अब खैर उसके पीछे एक एजेंडा चलता है उन लोगों का। चलिए फ्रेंड्स, सो गली में पब है, लोग शराब पिए, और शराब पीने के बाद अब वो जा रहे हैं कहां पे, कसीने में। गली में पब है और क्या है, कसीनो है, और क्या है बच्चों, कसीनो है। अब इस लाइन को आप ऐसे ही याद रखना, गली में पब है और कसीनो है, गली में पब और कसीनो है, ऐसे याद रखना इसको, गली में पब और कसीनो है। ये मत कह देना गली में कसीनो और पब है ना, पहले पब फिर कसीनो, पहले बंदा पिएगा उसके बाद जुआ खेलेगा, पहले जुआ खेल के फिर पीने नहीं जाएगा, नहीं, पहले पिएगा फिर जुआ खेलेगा, पीने के बाद गंदी चीज कर रहा है, जुए में खेल रहा है, ये सब चीज। सो गली में पब है और कसीनो है। अब इससे हमारा काम कैसे होगा, हम इस गंदी चीज से अपने काम की चीज कैसे निकालेंगे बच्चों, गली मतलब गैलिना, गली मतलब गैलिना, और गैलिना में क्या है, पब है, पीवी है।
सो गैलिना इज एन ओर ऑफ लेड, याद हो गया ना, गैलिना इज एन ओर ऑफ लेड, ठीक है, अच्छी बात है। एंड कसिनो, कसिनो मतलब कैसेटराइट, कैसेटराइट, कैसेटराइट में क्या है, कैसेटराइट में बच्चों सिन है, कैसेटराइट में क्या है, सिन है, सिन मतलब एसएन, एसएन मतलब टिन, कैसेटराइट में टिन है। सो गैलिना लेड का ओर है और कैसेटराइट टिन का ओर है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम याद करेंगे तो दोस्तों हमारी सारी की सारी चीजें बहुत परफेक्टली बच्चों तैयार हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने चीजों को याद करना है। सो आई होप बच्चों आप लोगों ने सारे के सारे ओर्स को याद कर लिया होगा। चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देता हूं आपको। मैं आपको बच्चों सारे के सारे ओर्स का चलिए थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स आप लोग क्या याद रखेंगे, आयरन की ओर। कौन कौन से हैं आयरन की ओर, हेमेटाइट, फॉर्मूला क्या है Fe2O3। उसके बाद मैग्नेटाइट, फॉर्मूला क्या है Fe3O4। उसके बाद क्या आता था हमारा फूल्स गोल्ड, जो बेवकूफ बन जाते थे, FeS2, ठीक है, फूल्स गोल्ड, आयरन पायराइट, FeS2। इसके बाद क्या आता था साइड्राइट, साइड्राइट के लिए क्या याद किया था, फर्जी कंप्यूटर साइंटिस्ट, FeCO3 साइंटिस्ट, ठीक है। साइड्राइट में Fe इन कार्बोनेट के फॉर्म में है, ठीक है, सो इट इज FeCO3। इसके बाद आती है कॉपर की बारी। कॉपर में कौन है, कॉपर पायराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और CuFeS2। इसके बाद मालाचाइट, CuOH2.CuCO3। आजूराइट, ट्वाइस ऑफ CuOH2.CuCO3। उसके बाद क्या आएगा हमारा क्यूपराइट, Cu2O। इसके बाद दोस्तों इसके बाद किसकी बारी आएगी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का और है कौन, बॉक्साइड एंड क्रायोलाइट, Al2O3 एंड Na3AlF6। अगला कौन फिर, टिन के लिए कैसेटराइट SnO2, लेड के लिए गैलिना PbS, जिंक के लिए जिंक सल्फाइड और स्फेलराइट ओर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे मोटे मोटे सारे के सारे ओर्स याद हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग चलेंगे कहां पर, अब हम लोग चलेंगे बेसिक एलिमेंट्स, जो मेन एलिमेंट्स हैं उनकी मेटलर्जी को जानने के लिए। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में। दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि मेटलर्जी जो होती है, किसी भी एलिमेंट की जो मेटलर्जी होती है उसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमने ओर को निकाला, ठीक है, ओर को हमने निकाला। ओर क्या होता है, ओर हमारा बच्चों वो मिनरल होता है जहां से कि हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली एंड कमर्शियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। सो ओर इज दैट मिनरल बच्चों, ओर इज दैट मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कमर्शियल लेवल। ये चीज याद रखिएगा। ओर की डेफिनेशन भी हमसे पूछ लेते हैं, तो इसको मैं लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। सो व्हाट इज ओर, यू हैव टू राइट इट डाउन। फ्रेंड्स देखिए ओर के बारे में मैंने बात की कि आपको ओर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ओर इज दैट मिनरल, ओर इज दैट मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कमर्शियल लेवल, ठीक है। ये चीज हमारे यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल ओर्स आर मिनरल। सारे के सारे जो ओर होते हैं ना दे आर मिनरल। अब मिनरल क्या होता है, मिनरल वो नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसमें कि मेटल मौजूद होता है, उसको हम लोग मिनरल कहते हैं। अब मिनरल बहुत सारे हो सकते हैं, मेटल तो बहुत जगहों पे हो सकता है, लेकिन उस चीज से बच्चों हमने क्या हम उस मेटल को क्या प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ऐसे तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो नदियां होती है उनमें एक सोना होता है, जब नदियां पहाड़ों वहाड़ों से निकलती है तो उनमें थोड़े बहुत बच्चों सोने के पार्टिकल होते हैं। लेकिन क्या हम बच्चों 1000 किलो धूल हम में से हम 1 ग्राम सोना निकालें तो क्या उसकी वैल्यू होगी, नहीं। 10,000 खर्चा करके 100 रुपए का सोना निकालो, कोई मतलब नहीं ना। सो हमें प्रॉफिटेबली हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। जिस जगह से आप प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओर। सो ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ये चीज याद रखो, आर नॉट ओर, ठीक है। तो एक डेफिनेशन ये होगी ओर और मिनरल की। दूसरी डेफिनेशन आपको याद रखनी बच्चों किसकी, गैंग की।
गैंग की बच्चों डेफिनेशन याद रखनी। व्हाट इज गैंग? बच्चों गैंग होती है हमारी ओर में मौजूद सबसे जिद्दी इंप्योरिटी। वो इंप्योरिटी बच्चों जिसको निकालने में हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती ना, उसे कहते हैं गैंग। सो गैंग इज नॉन फ्यूजिबल, डिफिकल्ट टू रिमूव इंप्योरिटी। वो इंप्योरिटी जिसको कि निकालने में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और जिसको आराम से मेल्ट भी नहीं कर सकते। नॉन फ्यूजिबल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। ठीक है, अगर का मेल्टिंग पॉइंट कम है तब तो उसको हल्का सा गर्म करो, वो बह करके निकल जाएगी, बट ये नॉन फ्यूजिबल होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है। ठीक है, तो गैंग होती है हमारी नॉन फ्यूजिबल, डिफिकल्ट टू रिमूव इंप्योरिटी विच इज प्रेजेंट इन ओर, इसको कहते हैं गैंग। एक और चीज होती है बच्चों फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है बच्चों? फ्लक्स वो सब्सटेंस होता है जो कि गैंग को निकालने के लिए हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, फ्लक्स वो सब्सटेंस होता है जिसको कि हम ऐड करते हैं अपने मेटलर्जिकल ऑपरेशन में टू रिमूव गैंग। सो केमिकल सब्सटेंस, सो बच्चों केमिकल सब्सटेंस which is added, chemical substance which is added to remove gang, जिसको कि हम बच्चों गैंग को रिमूव करने के लिए ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट, SiO2 अलग अलग टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गैंग हम बच्चों अलग अलग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स क्या करता है बच्चों? फ्लक्स गैंग के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है। स्लैग क्या होता है हमारा? बहुत ही फ्यूजिबल सब्सटेंस होता है। फ्यूजिबल सब्सटेंस होता है मतलब इसको रिमूव करना आसान होता है। ठीक है, जो कचरा वचड़ा जो बन जाता है ना, उसको फिर आराम से हम लोग हटा देते हैं। तो फ्लक्स जो होता है वो गैंग के साथ कंबाइन करके स्लैग बना लेता है और स्लैग को हम लोग इजिली बच्चों आराम से रिमूव कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, ओर, मिनरल, गैंग, फ्लक्स, इन सब चीजों का बच्चों ध्यान रखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग मेटलर्जिकल ऑपरेशंस पे। तो जब हम किसी भी मटेरियल का मेटलर्जी बच्चों पढ़ते हैं तो वहां पे हमको उसकी मेटलर्जी, अगर मान लीजिए बच्चों 5 नंबर का सवाल आता है तो आपने बच्चों लेट से आयरन की मेटलर्जी है, तो आपने बच्चों यहाँ पर इन तीनों स्टेप्स को बच्चों हेडिंग वाइज बच्चों मेंशन करना होता है, जिससे कि एग्जामिनर को पता होता है कि यस, बंदे को मेटलर्जिकल ऑपरेशंस की समझ है। सो किसी भी मटेरियल की मेटलर्जी में ये 3 स्टेप्स होते हैं। क्या क्या 3 स्टेप होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हम ओर से बच्चों जहां तक हो सकता है हम फालतू की इंप्योरिटीज निकाल लेते हैं, धूल मिट्टी वगैरह निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कई बार कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स भी यूज होते हैं, लाइक लीचिंग यूज होता है, कई जगहों पर बच्चों फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज होता है, कई जगहों पर मैग्नेटिक सेपरेशन यूज होता है, तो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स भी होते हैं कंसंट्रेशन। इसके बाद बच्चों बारी आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, या हम कह सकते हैं रिडक्शन। हम बच्चों अपने ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको रिड्यूस वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है? जो मेटल एक्सट्रैक्ट हुआ है उसकी फर्दर हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसकी प्योरिटी को हम लोग बढ़ाते हैं 99, 99.99%, डिपेंडिंग अपॉन वो मटेरियल क्या है। जैसे आयरन की हमें 99.99% प्योरिटी का क्या करेंगे? आयरन 99% भी तो भी चल जाएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड हम उसको फर्दर बच्चों प्यूरिफाई करते हैं। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, यहां पर बच्चों रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और नहीं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये दोस्तों यहां पर हमारे पास मेनली बच्चों 3 स्टेप्स होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे की हम लोग पढ़ाई करते हैं। सो कंसंट्रेशन में बच्चों जैसे मैंने बोला कि कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग। अब ये स्टेप्स क्या क्या होते हैं इनको आइए समझते हैं। बच्चों देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम लोग कहां पे यूज करते हैं? हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल तब करते हैं जब ओर और इंप्योरिटीज के बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। आई रिपीट, इसको आपने इस लाइन को लिख लेना है। सो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड इंप्योरिटी। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, आपका जो ओर है, जो आपका मेन मटेरियल है, दैट इज मैग्नेटिक है, और जो इंप्योरिटीज है नॉन मैग्नेटिक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इसके वाइसे वर्सा में भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब हमारी इंप्योरिटीज मैग्नेटिक है और हमारा ओर नॉन मैग्नेटिक है। सबसे इसका बच्चों बेस्ट एग्जांपल होता है आयरन के केस में। आयरन इज मैग्नेटिक, सो आयरन के जो ओर्स है वो मैग्नेटिक है क्योंकि उनमें आयरन मौजूद है, तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आयरन में जो इंप्योरिटीज हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं। सो हम लोग क्रश्ड ओर को लेते हैं, पाउडर्ड ओर को लेते हैं, उसको धुल वुल के हम लोग उसकी सफाई करके उसको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में हमने उस ओर को इस मैग्नेटिक रोलर के ऊपर डालना है।
यहाँ पर बेल्ट्स लगी हुई हैं, हमने ओर को बच्चों मैग्नेटिक रोलर पे डाला, रोलर की बेल्ट मूव करेंगी तो ओर भी मूव करेगा। अब ये जो व्हील है ना, ये मैग्नेटिक व्हील है, ये जो व्हील है ना बच्चों, ये मैग्नेटिक व्हील है। बीइंग अ मैग्नेटिक व्हील, तो जो भी चीज मैग्नेटिक होगा वो इस मैग्नेटिक व्हील से चिपका रहेगा, और जब रोलर जब इस व्हील के आगे बढ़ेगा तो वो चीज बच्चों थोड़ा सा साइड में बच्चों कलेक्ट होगी। सो जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो सीधे सीधे बच्चों गिर जाएगी क्योंकि वो रोल से चिपकी नहीं थी, और लेकिन जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो व्हील से चिपकने के कारण थोड़ा सा साइड में बच्चों कलेक्ट होगी। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग अलग जगहों पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे फंडा होता है। आई रिपीट, रोलर है, इसमें एक मैग्नेटिक व्हील लगा हुआ है, ऊपर से ओर आएगा, और नीचे बच्चों दो अलग अलग जगहों पर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कलेक्ट होंगे। इसको कहां पे यूज करते हैं? पहला एग्जांपल होता है आयरन के केस में। आयरन में जो ओर है वो मैग्नेटिक है तो वो यहां पे कलेक्ट होगा, और जो इंप्योरिटीज है वो नॉन मैग्नेटिक है, यहां पे कलेक्ट होंगी। दूसरा इसका बच्चों एग्जांपल होता है टिन के केस में। बच्चों टिन का जो ओर होता है कैसेटराइट SnO2, उसमें जो इंप्योरिटीज होती है दे आर आयरन टंगस्टेट FeWO4। सो टिन के केस में जो ओर है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो ओर बच्चों नीचे कलेक्ट होगा, और जो इंप्योरिटीज है आयरन टंगस्टेट है वो थोड़ा सा बच्चों मैग्नेटिक होने के कारण थोड़ा सा साइड में कलेक्ट होंगे। सो आप आयरन का एग्जांपल याद रखो, बट टिन की चीज को भी याद रखना है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ओर एंड इंप्योरिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज है। अगला बच्चों तरीका है हमारा क्या? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए बच्चों, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड को हम लोग किस में यूज करते हैं? दिस मेथड इज यूज्ड स्पेशली फॉर सल्फाइड ओर। जितने भी सल्फाइड ओर हैं बच्चों, जितने भी सल्फाइड ओर हैं, अब मुझे आप लोग तुरंत यहां पे सारे सल्फाइड ओर बताइए। सबसे पहले आर्जेंटाइड Ag2S। यस बच्चों, सिल्वर की ओर की मेटलर्जी में सिल्वर की ओर की कंसंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से होगी। इसके बाद जिंक सल्फाइड, ठीक है, स्फेलराइट, वहां पे यूज होगी। गैलिना PbS, वो भी बच्चों हमारा है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉपर का ओर, कॉपर पायराइड CuFeS2, उसकी भी बच्चों कंसंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से ही होगी। सो सारी के सारे सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से होती है। अब इसमें क्या करते हैं समझिए बच्चों, हम लोगों ने कंटेनर लेना है, ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने कंटेनर लेना है, और हमने बच्चों इस कंटेनर के अंदर क्या डालना है? पाइन ऑयल डालना है। क्या डालना है बच्चों? पाइन ऑयल डालना है। पाइन ऑयल क्या है हमारा बच्चों? फ्रॉथिंग एजेंट। ये क्या है बच्चों? हमारा फ्रॉथिंग एजेंट। फ्रॉथ मतलब झाग। जब साबुन से नहाते हैं ना तो जो फोम पैदा होता है ना उसे फ्रॉथ कहते हैं। सो ये हमारा क्या है? फ्रॉथिंग एजेंट, और इसे कलेक्टर भी कहते हैं। इसे बच्चों कलेक्टर भी कहते हैं। सो पाइन ऑयल हमने डाला है, और हमने क्या डालना है बच्चों? वाटर डालना है। सो पाइन ऑयल डाला और पानी डाला, और हमने बच्चों इसमें कुछ फ्रॉथ स्टेबलाइजर वगैरह भी बच्चों डालने हैं, जो कि हमारे क्रिसरॉल या फिर एनिलीन वगैरह बच्चों कुछ भी हो सकते हैं। सो फ्रॉथ स्टेबलाइजर कौन है? क्रिसरॉल एंड एनिलीन, ठीक है। और हम लोग क्या डालेंगे? हम लोग यहाँ पर बच्चों सोडियम इथाइल ज़ैंथेट को भी बच्चों ऐड करेंगे। ये हमारी वेटिंग एबिलिटी को बच्चों बढ़ा देता है, ठीक है, ये हमारा बच्चों वेटिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये सब बच्चों कुछ चीजों को हम लोग ऐड करना है। क्या क्या हमने ऐड करना है फिर से बताता हूँ। मेन बच्चों एजेंट कौन है? पाइन ऑयल, जो कि फ्रॉथिंग एजेंट है, कलेक्टर है, और पानी हमने डालना है। साथ में कुछ केमिकल्स हमने डाल देने, सोडियम इथाइल ज़ैंथेट, नाम याद रख लो क्या बच्चों? सोडियम इथाइल ज़ैंथेट, सोडियम इथाइल ज़ैंथेट। सोडियम इथाइल ज़ैंथेट को हम लोग याद रख लेंगे, सोडियम इथाइल ज़ैंथेट हम लोग ने ले लेना है। और क्या लेना है बच्चों? हमने लेना है एनिलीन और क्रिसरॉल। ये क्या है हमारे बच्चों? ये हमारे फ्रॉथ स्टेबलाइजर, दे आर हमारे फ्रॉथ स्टेबलाइजर। इन सभी चीजों को बच्चों हम लोगों ने लेना है। इन सब की क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी लेनी होती है, 0.5% लेना है। मेन हमारे ये सब बंदे। अब हमने इन सब चीजों को जब लेना है तो उसके बाद हमने अपना फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड को शुरू करना है। देखो बच्चों, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के पीछे जो फंडा है वो ये है कि जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं वो पाइन ऑयल में डिसॉल्व कर जाते हैं। दोस्तों, जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं वो पाइन ऑयल में डिसॉल्व कर जाते हैं, और जो इंप्योरिटीज हैं वो पाइन ऑयल में डिसॉल्व नहीं करेंगी, वो बच्चों नीचे बैठी रहेंगी या पानी में बच्चों सॉल्युबल रहेंगी, ठीक है। इस तरह से बच्चों फंडा रहता है। सो देखिए सिचुएशन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग देखिए कैसे कार्यक्रम करते हैं। हमने बच्चों लेना है पानी और पाइन ऑयल का मिक्सचर, उसमें ओर डाल देना, कौन सा ओर? सल्फाइड ओर। और फिर हमने इसको काफी अच्छे से शेक करना है, और इसमें हमने क्या पास करनी है? इसमें हमने एयर पास करनी है। अच्छा, अब शेक करने और एयर पास करने से क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पे फोम पैदा होगा,
और ये फोम किसका होगा बच्चों, पाइन ऑयल का फोम होगा। सो पाइन ऑयल का बच्चों यहाँ पे फोम पैदा होगा। पाइन ऑयल के उस फोम में कौन चिपक जाएगा, हमारे जो सल्फाइड ओर हैं वो बच्चों फोम के साथ, पाइन ऑयल के फोम के साथ, पाइन ऑयल के बबल्स के साथ बच्चों चिपक करके ऊपर आ जाएंगे। और फिर हमने उस फ्रॉथ को बच्चों कलेक्ट कर लेना, हमने उस फोम को बच्चों कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा सारा का सारा सल्फाइड ओर उसी फोम में बच्चों, उसी फ्रॉथ में बच्चों आ गया है। और जो इम्प्योरिटीज है बच्चों वो सारी की सारी नीचे रह जाएंगी। यहाँ पे जो फ्रॉथ रहेगा वो काफी स्टेबल रहेगा, क्योंकि आपने बच्चों फ्रॉथ स्टेबलाइजर को भी ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा सारा का सारा ओर पाइन ऑयल के फोम में आ गया है, और जो इम्प्योरिटीज है बच्चों वो नीचे की तरफ रह गई हैं। तो ये होता है हमारा क्या, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ को ऊपर फ्लोट करा करके उसमें ओर को भी ऊपर ले आना, और जो इम्प्योरिटीज है सारी की सारी पानी जो कि हैवी होता है ऑयल से, उसके साथ बच्चों नीचे सारी की सारी इम्प्योरिटीज बैठी रहेंगी। ठीक है, सो गैंग इम्प्योरिटीज सारी की सारी बच्चों नीचे रहेंगी। तो ये बच्चों यहाँ पे हमारा फंडा होता है। मेन चीज याद रखिए, सारे के सारे सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक और कंसेप्ट बच्चों सीखना होगा, जो कि बच्चों कंसेप्ट होता है किसका, डिप्रेसेंट का। यहां पर दोस्तों फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डिप्रेसेंट, जो कि बच्चों आपको सीखना पड़ेगा, आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो द टर्म डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट बच्चों कहां पे यूज हो रहा है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में यूज हो रहा है। नाउ व्हाट इज डिप्रेसेंट, इसको समझिए बच्चों। अगर मान लीजिए हमारे पास जो ओर है, हमने जो बच्चों मटेरियल बच्चों अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें दो मेटल्स मौजूद हैं। ठीक है, हो सकता है बच्चों कई बार दो मेटल्स एक साथ बच्चों आपको मिल सकते हैं। सो अगर मान लीजिए हमारे पास जो ओर है उसमें दो मेटल के कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है, जैसे कि बच्चों कॉमन एग्जांपल होता है कि PbS के साथ बच्चों कई बार ZnS भी आ जाता है। जब हम बच्चों ओर निकालते हैं तो उसमें PbS भी और ZnS भी है। अब दोनों ही सल्फाइड ओर है, अब दोनों के दोनों फ्रॉथ में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। हम कर रहे हैं मेटल, हम चाहते हैं हमको सिर्फ एक ही बंदा मिले, क्योंकि मिक्सचर का तो कोई रोल नहीं होता ना केमिस्ट्री में। आप नहीं चाहते कि आपको मिक्सचर मिले। भाई अगर आप बच्चों क्या कहते हैं किसी कोई ज्वेलरी लेने जा रहे हैं सिल्वर की, और उसमें कहते हैं कि इसमें भैया कॉपर भी है, कॉपर भी ले लो, नहीं चाहोगे ना, आप प्योर सिल्वर चाहते हो। सो हम बच्चों अगर लेड ले रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे लेड में जिंक भी मौजूद हो, उसमें कुछ डिफिकल्टी हो सकती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि मेटलर्जी में हमारे लेड के साथ जिंक भी आ जाए, हम दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं। अब बट दोनों सल्फाइड ओर हैं तो दोनों फ्रॉथ में बच्चों डिसॉल्व होकर के फ्रॉथ के साथ आ जाएंगे। तो ऐसे केस में व्हेन वी हैव टू और मोर सल्फाइड ओर, अगर हमारे पास बच्चों दो या दो से अधिक सल्फाइड ओर होते हैं, तो ऐसे केस में सिर्फ एक ओर को बच्चों फ्रॉथ में आने देने के लिए हम वहां पे बच्चों डिप्रेशन का एडिशन करते हैं। डिप्रेशन क्या करता है, किसी एक सल्फाइड ओर के साथ चिपक करके उसकी पाइन ऑयल में सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, सो डिप्रेशन क्या करता है, किसी एक सल्फाइड ओर के साथ चिपक करके उसकी पाइन ऑयल में सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है। सो PbS और ZnS के केस में क्या होता है, हम लोग डिप्रेसेंट ऐड करते हैं क्या, सोडियम साइनाइड। सो इट इज अ डिप्रेसेंट। अब ये डिप्रेसेंट क्या करेगा बच्चों, ये डिप्रेसेंट ZnS की सॉल्युबिलिटी को पाइन ऑयल में कम कर देगा। कैसे, ये बच्चों जिंक के साथ कंपाउंड बना देगा। NaCN जो है ये बच्चों जिंक के साथ कंपाउंड बना देगा, और ये कंपाउंड बनने के बाद अब ये वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि ये तो सॉल्ट है ना, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्ट है, ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कैटायन एनायन है, तो ये बच्चों पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। तो अब ये पाइन ऑयल में डिसॉल्व नहीं होगा। सो बाय यूजिंग सोडियम साइनाइड इन मिक्सचर ऑफ PbS and ZnS, you will only get PbS in froth। सिर्फ बच्चों आपको फ्रॉथ में PbS मिलेगा, आप बच्चों ZnS को फ्रॉथ में आने से रोक सकते हैं। तो ये बच्चों फंडा याद रखिए, डिप्रेसेंट क्या करता है, किसी एक बंदे की सॉल्युबिलिटी पाइन ऑयल में कम कर देता है, इसको कहते हैं डिप्रेसेंट। सो बाय यूजिंग डिप्रेसेंट वी कैन सेपरेट टू सल्फाइड ओर ड्यूरिंग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये बच्चों हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है, और इसका इस्तेमाल हम लोग सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं बच्चों। द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टेक्निक विच वी हैव टू नो अबाउट इज लीचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अगली हमारी बच्चों कंसंट्रेशन टेक्निक है लीचिंग। नाउ व्हाट इज दिस लीचिंग, इसके बारे में जरा समझते हैं बच्चों। देखिए लीचिंग का मतलब क्या होता है, हमने अपने ओर को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेना है। सो लीचिंग मींस
you have to dissolve your ore in suitable solvent. You have to dissolve your ore in such a suitable solvent so that ore get dissolved in that solvent and impurities remain as insoluble. So हमने एक suitable solvent लेना है जिसमें कि हमारा ore तो dissolve हो जाए लेकिन impurities dissolve ना हो. That process is called लीचिंग. अब बच्चों लीचिंग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक है और इसका इस्तेमाल हम लोग एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में करते हैं. बच्चों बॉक्साइट ओर की कंसेंट्रेशन में हम लोग लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं. बॉक्साइट ओर को हम लोग NaOH में डिसॉल्व कर देते हैं और इम्प्योरिटीज हमारी NaOH में डिसॉल्व नहीं होती. ठीक है. इसके अलावा और कहां पे लीचिंग इस्तेमाल होता है? लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं बच्चों सिल्वर की मेटलर्जी में भी. बच्चों सिल्वर को हम लोग NaCN में डिसॉल्व कर देते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो NaCN में इनसॉल्युबल होती हैं. सेम थिंग हैपन विद गोल्ड एज वेल. सेम थिंग हैपन विद गोल्ड एज वेल. बच्चों गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी सेम होती है. ठीक है. तो लीचिंग का मतलब होता है हमने अपने ओर को एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देना है जिसमें कि इम्प्योरिटीज डिसॉल्व ना होने पाए. इस तरह से हम अपने ओर की कंसेंट्रेशन कर सकते हैं. सो ये हो गई बच्चों हमारी कंसेंट्रेशन की मेन टेक्निक्स. अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अपने कुछ पर्टिकुलर मेटल की कंप्लीट मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में और शुरुआत करें किससे? हम लोग अपने आयरन की मेटलर्जी से. दोस्तों चलिए हम लोग अपने आयरन की मेटलर्जी को देखना शुरू करते हैं. दोस्तों देखिए आयरन की जो मेटलर्जी होती है वहां पे देखिए क्या क्या चीजें होती हैं समझ लेते हैं. सो पहले आपको सारे में नोट्स बता देता हूं. बच्चों देखिए आयरन की मेटलर्जी के लिए हम लोग आयरन का कोई भी ऑक्साइड ओर लेंगे, मतलब हेमेटाइट या मैग्नेटाइट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट नॉर्मली बच्चों मैग्नेटाइट हर जगह अबंडेंस में नहीं होता है. जैसे इंडिया वगैरह में मेनली हमारे पास हेमेटाइट के ही अबंडेंट रिसोर्सेज है. सो हमारे पास जो भी ऑक्साइड ओर होगा उसको हम लेंगे, उसको हम लोग कंसंट्रेशन वगैरह कर लेंगे. आयरन के लिए कंसंट्रेशन की टेक्निक क्या रहेगी? मैग्नेटिक सेपरेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद अब हम लोग अपने आयरन के ओर को लेंगे और उसको बच्चों हम लोग रिड्यूस करेंगे. हम लोग Fe2O3 को Fe में कन्वर्ट करेंगे. ऑक्सीजन को हटाना मतलब रिडक्शन. अब आयरन की मेटलर्जी के दौरान जो रिडक्शन है इसको हम लोग बच्चों थर्मोमेटलर्जी भी कहते हैं क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट होती है. 1500 1000 इस तरह से बच्चों काफी हाई डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड थर्मोमेटलर्जी. अब थर्मोमेटलर्जी में क्या करते हैं? हम लोग कंसंट्रेटेड ओर लेते हैं, Fe2O3 लेते हैं, उसमें कोक मिलाते हैं. कोक मतलब क्या बच्चों? कार्बन. देखो बच्चों कार्बन जो है ये दुनिया का सबसे सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट है. कोयले का रेट ही क्या होता है? 5 रुपए 10 रुपए किलो. ठीक है. तो इससे सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास नहीं है और भगवान की दया से आयरन हमारा कोयले से रिड्यूस हो जाता है. एल्यूमिनियम रिड्यूस नहीं होता है क्योंकि एल्यूमिनियम इज वेरी रिएक्टिव, तो वहां पर बहुत लफड़ा होता है. सो हम लोग आयरन का ओर लेंगे, उसमें कोक मिलाएंगे और क्या हम लोग बच्चों वहां पे ऐड करेंगे? हम लोग वहां पे लाइमस्टोन को भी ऐड करेंगे. लाइमस्टोन इज एडेड एज ए फ्लक्स. लाइमस्टोन बच्चों किस तरह से ऐड होता है? फ्लक्स के तौर पे ऐड होता है. लाइमस्टोन का काम क्या है कि आयरन के ओर में जो सिलिका है, ठीक है बच्चों, आयरन के ओर में जो सिलिका है जो कि हमारा गैंग है, जो कि हमारी जिद्दी इंप्योरिटी है, उसको निकालने का काम करने के लिए हम लोग लाइमस्टोन डालते हैं जो कि एक फ्लक्स का काम करता है. इन सब चीजों को हम लोग लेते हैं और अपने आयरन की मेटलर्जी में यूज होने वाली बड़ी सी भट्टी जिसे कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, उसमें सारी चीजों को ऐड ऑन कर देते हैं और वहां पे हमारे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं. क्या क्या करना है दोस्तों? हमने कंसंट्रेटेड ओर लेना है, उसमें कोयला मिलाना है और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल देना है और फिर उसको भट्टी में झोंक देना और वहां पे सारी की सारी मेटलर्जी होगी. अब बच्चों देखिए जल्दी से समझिए, देखिए क्या क्या होता है. सो इस तरह से बच्चों बहुत ही विशालकाय बच्चों हमारे पास एपरेटस होता है. कितना विशालकाय होता है बच्चों? आप समझ सकते हैं कोई 20 मंजिला ऊंची इमारत, 20 मंजिला ऊंची इमारत, 20 स्टोरी की बिल्डिंग जितनी है पूरी की पूरी इमारत होती है और अराउंड बच्चों ये होती होगी 50 से 60 मीटर चौड़ी. ठीक है, 50 से 60 मीटर चौड़ी और काफी अच्छी खासी ऊंची. ठीक है, तो काफी बड़ा बच्चों ये पूरा का पूरा अपरेटस होता है, बड़ा एकदम भट्टी होती है. अब इस भट्टी में बच्चों क्या होता है? हमने ऊपर से बच्चों देखिए क्रेन की मदद से ऊपर से हमने क्या क्या डालना है? हमने आयरन का ओर डालना है, Fe2O3 डालना है, कोयला डालना है और लाइमस्टोन डालना है और नीचे बच्चों भट्टी चल रही. ठीक है, भट्टी चल रही. अब इसमें दोस्तों इस भट्टी में बहुत सारे जोन होते हैं, बहुत सारे बच्चों यहाँ पे जोन होते हैं. ठीक है, तो सबसे नीचे का जोन जो होता है दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ कंबशन. दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ कंबशन. जो सबसे नीचे का जोन है ना उसे कहते हैं जोन ऑफ कंबशन और यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर अराउंड 1500 डिग्री है. ठीक है, जो सबसे ऊपर का जोन है ना इसे कहते हैं जोन ऑफ रिडक्शन.
इसे कहते हैं जोन ऑफ रिडक्शन, और यहाँ पे टेम्परेचर तुलनात्मक दृष्टि से काफी कम है, 500 डिग्री है। और जो बीच का जोन है उसे कहते हैं जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री है। ठीक है, सो 500, 1000, 1500, एक मोटा मोटा टेम्परेचर है, इससे आप चलोगे तो आपका स्कूल एग्जाम में काम हो जाता है। सो आयरन की भट्टी है, सबसे ज्यादा गर्मी नीचे है क्योंकि वहां पे कंबशन हो रहा है, उसके ऊपर स्लैग फॉर्म हो रहा है और उसके ऊपर बच्चों आयरन रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए क्या क्या प्रोसेस होती है उसको जरा समझते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है उसको जरा समझते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीचे क्या होगा, जो भी हमने ऊपर से कोयला डाला था वो ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, और नीचे से आने वाली ऑक्सीजन बच्चों, नीचे से हमने बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीजन हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, यहाँ से दोस्तों हम लोग जो ऑक्सीजन जो हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग नीचे से बच्चों ऑक्सीजन जो पुश कर रहे हैं, उसी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के वो कोयला ऊपर से आने वाला जलना शुरू कर देता है। ठीक है, सो नीचे बच्चों जहां पे कंबशन हो रहा है वहां पे कार्बन प्लस O2 फॉर्मिंग CO2, एंड दिस CO2 इज अगेन कंबाइनिंग विद कार्बन एंड फॉर्मिंग CO। ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू जनरेट, अल्टीमेटली यू हैव टू जनरेट CO, अल्टीमेटली यू हैव टू जनरेट CO। पहले C plus O2 forming CO2, and then this CO2 is again combining with carbon and forming CO. So you have to generate CO. Both these reactions are exothermic reactions. Lot of heat will be generated. जिस कारण से बच्चों नीचे का टेम्परेचर काफी हाई है। इसके बाद बच्चों चलते हैं कहां, सबसे ऊपर। इसके बाद चलते हैं सबसे ऊपर जोन ऑफ रिडक्शन में। अब बच्चों जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होगा, ये जो CO है दोस्तों, ये जो CO है, ये CO हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों ये CO ही हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे रिड्यूस करेगी, ये बच्चों Fe2O3 को सीक्वेंशियली रिड्यूस करेगी। ये Fe2O3 को सीक्वेंशियली रिड्यूस करेगी। पहले Fe2O3 को रिड्यूस करेगी Fe3O4 में, फिर Fe3O4 को CO रिड्यूस करेगा FeO में, एंड देन FeO को CO रिड्यूस करेगा Fe में। तो बच्चों ध्यान रखना, आपने 3 रिएक्शंस लिखनी है। सीक्वेंशियली आप देखोगे तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कम होता जा रहा है। Fe2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर है +3, Fe3O4 में ऑक्सीडेशन नंबर है 8/3 मतलब 2.66, फिर 2.66 से आ गया है 2, FeO में है 2, और फिर FeO से फिर Fe मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो सीक्वेंशियली बच्चों रिडक्शन करना है Fe2O3 से Fe3O4, Fe3O4 से FeO, एंड देन FeO से Fe। ज्यादा रिएक्शन करोगे तो ज्यादा भर जाएगा पेट, आपका आंसर भी भरा भरा लगेगा और नंबर भी ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा जोन ऑफ रिडक्शन। हमने बच्चों सीक्वेंशियली आयरन को रिड्यूस करना है। अगर कम नंबर का सवाल है तो एक झटके में मार देना, Fe2O3 प्लस CO फॉर्मिंग Fe प्लस CO2, बैलेंस कर लेना रिएक्शन को ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं बीच के जोन में, इसे कहते हैं जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। तो स्लैग फॉर्मेशन की प्रोसेस में क्या होता है, पहले बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट हीट के प्रेजेंस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ठीक है, अब ये जो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। कैल्शियम इज अ रिएक्टिव मेटल, तो उसका ऑक्साइड बेसिक होगा। ये बच्चों SiO2 जो हमारा गैंग है उसके साथ रिएक्ट करके CaSiO3 नाम का स्लैग फॉर्म कर लेता है। और ये जो स्लैग होता है ना, काफी फ्लफी मटेरियल होता है, फोम के जैसे होता है, फ्रॉथ के जैसे होता है। तो जैसे साबुन के पानी में झाग ऊपर तैरता रहता है, तो ऐसे ही बच्चों स्लैग भी बच्चों आयरन के ऊपर तैरता रहता है, और इसको हम लोग आराम से अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा फंडा है। तो आपने बच्चों रिएक्शंस को ध्यान रखना है कि भाई सबसे ऊपर क्या है, जोन ऑफ रिडक्शन, सबसे नीचे क्या है, जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ रिडक्शन, एंड बीच में क्या है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजों को ध्यान रखोगे, अपना काम हो जाएगा। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन में, हु इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन आयरन। आयरन में दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हु इज द फ्लक्स हियर, कैल्शियम कार्बोनेट। हु इज अ स्लैग हियर, CaSiO3। हु इज अ गैंग हियर, SiO2। ठीक है, सिलिका। ये सब चीजों का ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक और चीज में। जब आप आयरन की मेटलर्जी कर रहे हैं तो हो सकता है दोस्तों आपसे एग्जाम में रॉट आयरन के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई रॉट आयरन कैसे बनाते हैं। दोस्तों आयरन की मेटलर्जी से जो आयरन मिलता है उसे कहते हैं कास्ट आयरन या फिर पिग आयरन। बच्चों कास्ट आयरन और पिग आयरन में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 3 से 4% होता है। कास्ट आयरन और पिग आयरन में कार्बन का परसेंटेज 3 से 4% होता है। तो इनमें बच्चों कार्बन के अधिक परसेंटेज से क्या होता है, इनमें डक्टिलिटी थोड़ी सी कम होती है।
और इनमें हार्डनेस और ब्रिटलनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। सो अगर हमको कोई ऐसा सब्सटेंस बनाना है जो काफी हार्ड हो, जैसे कि रेल की पटरियां हमको बनानी है, तो वहां पे हमको डक्टिलिटी थोड़ी ना चाहिए, हमको तो बस हार्डनेस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, भाई रेल का भार झेल ले, तो वहां पे हमारा कास्ट आयरन चल जाएगा। लेकिन अगर हम बच्चों लोहे के तार बनाना चाहते हैं, हम लोहे की फेंसिंग बनाना चाहते हैं, हम लोहे के वेरियस ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो वहां पे बच्चों हमको लोहे को मोल्ड करना पड़ सकता है। तो वहां पे दोस्तों उस चीज का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। वहां पे हम थोड़ा सा आयरन का प्योर फॉर्म चाहते हैं। तो आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है क्या? रॉट आयरन। प्लीज राइट इट डाउन। आयरन का बच्चों प्योरेस्ट फॉर्म होता है क्या? रॉट आयरन। रॉट आयरन में बच्चों कार्बन का परसेंटेज काफी कम होता है, अराउंड 0.5 से 1% तक होता है, काफी कम होता है। ठीक है, 0.5 से 0.1% होता है। आप चलो यही डेटा लिख लो। ठीक है, 0.1 से 0.25% होता है। सो रॉट आयरन बच्चों आयरन का काफी प्योर फॉर्म होता है और इसमें कार्बन का कंटेंट काफी कम होता है। कम कंटेंट होने के कारण काफी मेलेबल होता है, आप इससे आयरन के तार वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब रॉट आयरन बनाएंगे कैसे? हमने कास्ट आयरन में बच्चों कार्बन के कंटेंट को कम करना है। अब कास्ट आयरन में कार्बन के कंटेंट को कैसे कम करोगे, इसके लिए फंडा सीखो। सो बच्चों रॉट आयरन के केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कास्ट आयरन लेंगे। ठीक है, हम लोग बच्चों कास्ट आयरन लेंगे। सो हमने बच्चों कास्ट आयरन लिया और अब हमने इस कास्ट आयरन में से कार्बन को कम करना है। अब इस कार्बन को कैसे कम करें? तो यहां पे हम लोग एक बड़ी सी भट्टी लेंगे और उसमें आयरन को पिघलाना है, कास्ट आयरन को पिघलाना है। और इस भट्टी के चारों तरफ बच्चों हमने दीवार पे बच्चों जड़ दिया किसको? हमने जड़ दिया बच्चों Fe2O3 को। ठीक है, हमने हेमेटाइट ओर को जड़ दिया है। अब देखो हेमेटाइट ओर में है क्या? Fe है, बस इसमें ऑक्सीजन है। सो हेमेटाइट ओर में है ऑक्सीजन और हमारे कास्ट आयरन में क्या है? कार्बन। सो यू नो दैट जब हम इनको हीट करेंगे, जब हम इस पूरे के पूरे मिक्सचर को हीट करेंगे, हम मोल्टेन कास्ट आयरन और उसमें हेमेटाइट को डाल करके जब हम हीट करेंगे, तो बच्चों कास्ट आयरन का कार्बन हेमेटाइट के Fe2O3 के साथ बच्चों रिएक्ट करके Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड बना करके उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे फंडा होता है। सो कास्ट आयरन का कार्बन जो होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा क्योंकि वो CO बन के उड़ने लगेगा और उसको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? Fe2O3 में जो ऑक्सीजन है उससे। पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो इनर्ट एनवायरनमेंट में होगा, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में होगा, बाहर से हमने ऑक्सीजन को नहीं देना है क्योंकि अदरवाइज आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम कार्बन के कंटेंट को कम करेंगे। यहां पर आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आप लिख देंगे कि कास्ट आयरन इज हीटेड विद हेमेटाइट ओर। ये आपने मेन चीज लिख देना है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन भी लिख देना बच्चों। यहाँ पर जो कास्ट आयरन है उसमें थोड़े बहुत और भी इंप्योरिटीज होती है, जैसे सिलिका है, फॉस्फोरस है, ये सब भी है। तो बच्चों जो हेमेटाइट का ऑक्सीजन है वो सिलिका को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, फॉस्फोरस को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ये सब जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस होंगे ये आराम से उड़ जाएंगे। जैसे फॉस्फेट वगैरह जो है P4O10 है, ये उड़ जाता है। जब माचिस जलाते हैं ना तो P4O10 बनता है और वो माचिस के जलने से ही उड़ जाता है। ठीक है, ये चीज। अब ये जो SiO2 है ये कैसे उड़ेगा? सो SiO2 हमारा स्लैग बन के उड़ जाएगा। ये दोस्तों हमारा कैसे उड़ेगा? स्लैग बन के उड़ जाएगा। अब कैसे स्लैग बन के उड़ेगा समझिए बच्चों। यहां पर MnO जो है, जो मैंगनीज ऑक्साइड है, कास्ट आयरन में जो मैंगनीज, सिलिका वगैरह जो मौजूद है वो हेमेटाइट के साथ रिएक्ट करके MnO और SiO2 बन जाएंगे। SiO2 में कन्वर्ट होगा, MnO में कन्वर्ट होगा। अब जब इस रिएक्शन के दौरान हम इन दोनों चीजों को हीट करते हैं तो MnO SiO2 के साथ रिएक्ट करके MnSiO3 का स्लैग बना लेगा। दिस इज आवर स्लैग, दिस इज आवर स्लैग एंड यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन बच्चों आपने लिखनी है। क्या रिएक्शन लिखनी है? हमने रॉट आयरन कैसे बनाना है? वी हैव टू टेक कास्ट आयरन एंड वी हैव टू कास्ट आयरन के साथ हेमेटाइट ओर को हीट करना है। हीट करने से क्या होगा? कार्बन CO बन के उड़ जाएगा। और क्या होगा बच्चों? हेमेटाइट में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो सिलिका को SiO2 में, सल्फर को SO2 में, फॉस्फोरस को P4O10 और मैंगनीज को MnO में कन्वर्ट कर देगा। इसमें से P4O10 उड़ जाएगा, SO2 उड़ जाएगा, CO उड़ जाएगा, ये सब बंदे उड़ जाएंगे। लेकिन क्या नहीं उड़ेगा? ये और ये बंदे नहीं उड़ेंगे। कौन कौन बंदे नहीं उड़ेंगे? MnO और SiO2 नहीं उड़ेंगे। बट ये जो दोनों बंदे ये एक दूसरे के दुश्मन है, एक आग है तो एक पानी है। तो MnO जो है वो SiO2 के साथ कंबाइन करके MnSiO3 नाम का स्लैग बना देगा एंड यू हैव टू मेंशन दिस। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डिक्रीज द कंटेंट ऑफ कार्बन इन आवर कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये बेटा रॉट आयरन का प्रिपरेशन है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो दैट्स हाउ बच्चों हमारी आयरन की मेटलर्जी
पूरी हो जाती है। तो आयरन का ये प्यूरिफिकेशन हो गया, आयरन को और रिफाइन कर दिया हमने, कार्बन को कम कर दिया, रिफाइन कर दिया। तो ये दोस्तों यहाँ पे फंडा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं कॉपर की मेटलर्जी में। कॉपर की मेटलर्जी में आते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कॉपर की मेटलर्जी से पहले आपको एक मेटलर्जी तुरंत ऑन द स्पॉट रटा देते हैं। कौन सी मेटलर्जी रटा देते हैं? जब भी आप लोग कार्बन की आयरन की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, सो बच्चों आयरन की मेटलर्जी की ही तरह पूरी की पूरी मेटलर्जी होती है किसकी? टिन की। टिन का और याद करो क्या था? कैसेटराइट, SnO2। सो बच्चों आयरन की ही तरह हम लोग टिन की भी मेटलर्जी करते हैं और वहां पर भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट क्या डालते हैं? कार्बन। सो हम लोग टिन का और लेंगे SnO2। देखो आयरन का भी और क्या था? ऑक्साइड और था। टिन का भी और क्या है? ऑक्साइड और SnO2। वहां पर भी कार्बन डाला था, यहां पर भी कार्बन डालेंगे। बस अंतर क्या होगा? टिन का और किससे रिड्यूस होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं, बल्कि प्योर कार्बन से। सो टिन बच्चों हमारा सिंपल कार्बन से ही रिड्यूस हो जाएगा। दोस्तों टिन हमारा सिंपल कार्बन से ही रिड्यूस हो जाएगा। SnO2 will get reduced by carbon and get reduced to Sn and carbon will get oxidized to CO2. That's it, nothing else, nothing else. SnO2 लेना है, कार्बन डालना है, हीट कर देना है। SnO2 से SnO2 Sn में और कार्बन CO2 में बन के उड़ जाएगा। काम खत्म हो गया मेटलर्जी पूरी, कुछ भी नहीं याद रखना है। सो टिन की मेटलर्जी बस ये याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन, दैट्स इट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहां पर? कॉपर की मेटलर्जी में आते हैं। अब बच्चों कहां पे आते हैं? कॉपर की मेटलर्जी में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं अपने कॉपर की मेटलर्जी पे। देखिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये दोस्तों हमारे मेन बंदे हैं, तो इनकी मेटलर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो बच्चों कॉपर की मेटलर्जी आपको पढ़ाता हूं। देखो बच्चों कॉपर का ओर कौन है? CuFeS2, कॉपर पायराइट। अब कॉपर पायराइट बच्चों कौन सा ओर है? इट्स अ सल्फाइड ओर। और अगर ये सल्फाइड ओर है तो इसकी कंसेंट्रेशन कैसे होगी? इसकी कंसेंट्रेशन होगी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से। ठीक है, तो पहला स्टेप कैसे होगा? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से होगा। सो यहां पर बच्चों पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, कॉपर की मेटलर्जी कैसे होगी? सो कंसेंट्रेशन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब कंसेंट्रेशन के बाद अगली बारी क्या है? कॉपर की ओर के रिडक्शन की। अब दोस्तों यहां पर पहली चीज ये याद रखो और इसको नोट डाउन भी कर लो, कॉपर की जो मेटलर्जी होती है उसमें हमने कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करना है। दोस्तों कॉपर की मेटलर्जी में कोई सा भी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं होगा, बल्कि बच्चों कॉपर की मेटलर्जी में ऑटो रिडक्शन होता है। क्या होता है? ऑटो रिडक्शन। बंदा अपने आप को खुद ही रिड्यूस कर देता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कॉपर। ठीक है, सो इसके बाद फिर हम लोग कुछ कुछ जुगाड़ पानी लगा करके कॉपर अपने आप खुद ही रिड्यूस हो जाएगा, कोई भी एक्सटर्नल काम नहीं करना है। ठीक है, बेसिमराइजेशन फर्नेस के अंदर सारी की सारी रिएक्शन होगी और हमको हमारा कॉपर मिल जाएगा। जो कॉपर मिलता है उसे कहते हैं हमारा ब्लिस्टर कॉपर। फिर उसकी हम लोग रिफाइनिंग करते हैं पोलिंग मेथड से या फिर इलेक्ट्रोलिटिक, हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से भी हम लोग उसकी रिफाइनिंग करते हैं। पुराने जमाने में पोलिंग मेथड यूज होता था। यू हैव टू लर्न दिस थिंग। पोलिंग इज अ रिफाइनिंग प्रोसेस फॉर कॉपर। पोलिंग इज अ रिफाइनिंग प्रोसेस फॉर कॉपर, जो कि पुराने जमाने में यूज होता था। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा तरीका है। अब चलिए इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, सारे के सारे स्टेप्स को चलिए बच्चों डिटेल में पढ़ते हैं। सो सबसे पहला स्टेप होगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। और कॉपर की कंसंट्रेशन कैसे करोगे तुम लोग? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से। सारा का सारा फंडा आपको पहले ही बता दिया है। पाइन ऑयल लेना है, झाग बनाना है, सल्फाइड और ऊपर आ जाएगा ना तैरता हुआ, वो सब तो सीधे फंडा क्लियर है। अब आते हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ कॉपर पे, कॉपर के रिडक्शन पे। सो बच्चों कॉपर का जो रिडक्शन होता है वो कैसे होता है इस पे समझते हैं। सो कॉपर के रिडक्शन में हमने लेना है कॉपर का और CuFeS2 और इसकी बच्चों हमने क्या करनी है? रोस्टिंग करनी है। क्या करनी है हमने बच्चों? इसकी रोस्टिंग करनी है। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ओर की हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग में क्या होता है? हम लोग ओर को बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। और इसके विपरीत एक दूसरा प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन, जिसमें हम लोग बच्चों ओर को ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करते हैं। कैल्सिनेशन का हम लोग काम कब करते हैं? जब हमारे पास कार्बोनेट या फिर हाइड्रेटेड ओर होता है, तो वहां पर उसको ब्रेक करने के लिए कार्बोनेट ओर से CO2 को हटाने के लिए सिंपल बिना ऑक्सीजन में हीट करते हैं। लेकिन जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वहां पे हम लोग रोस्टिंग मोस्टली करते हैं। सो हम लोग CuFeS2 की रोस्टिंग करेंगे, मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब हम लोग CuFeS2 को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती है। जो कॉपर है वो कॉपर सल्फाइड बन के अलग हो जाता है। जो दोस्तों कॉपर है वो कॉपर सल्फाइड बन के अलग हो जाता है। जो आयरन है वो आयरन सल्फाइड बन के अलग हो जाता है और कुछ सल्फर SO2 बन के उड़ जाता है।
सो यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, CuFeS2 O2 के साथ हीट करने पर Cu2S और FeS में कन्वर्ट हो जाता है। अब कॉपर और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों? आयरन। तो अब आगे क्या होगा बच्चों, जो FeS है ये O2 के साथ कंबाइन करके FeO और SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? FeO और SO2 में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो सल्फर ही खा ले रहा है। SO2 FeS में क्या हो रहा है? सारा का सारा ऑक्सीजन सल्फर खा ले रहा है, तो आयरन के पास कम ही ऑक्सीजन बचेगा। सो फेरस ऑक्साइड यहां पर प्रिपेयर होगा। डोंट मेक फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बना दिया तो फिर आगे रिएक्शन मुश्किल हो जाएगी। हमने यहाँ पर FeO बनाना है, क्योंकि ऑक्सीजन के अमाउंट को भी काफी लिमिटेड रखते हैं। रोस्टिंग में ऑक्सीजन अबंडेंस में नहीं होगी, आप मेटल को रिड्यूस कर रहे हो, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करना है, तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन डालते हैं बट लिमिटेड अमाउंट में डालते हैं। सो हमने यहाँ पर FeS को O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे तो FeO और SO2 मिल जाएगा। अब ये जो FeO है ये आगे बच्चों काम हमारे आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ बच्चों जो CO2S है ये भी बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज डू रिमेंबर, आयरन भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है FeO, और कॉपर भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में +1। तो Cu2O और FeO ये दोनों आपने बनाने हैं, और साथ में जो सल्फर है उसको SO2 के फॉर्म में निकाल देना। इस पूरे के पूरे मेटलर्जिकल ऑपरेशन में बहुत सारा SO2 पैदा होता है। हम चाहें तो इस SO2 को एनवायरनमेंट में भेज दें। अगर SO2 एनवायरनमेंट जाएगा तो फिर एसिड रेन और बहुत पंगे करेगा, जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा था। आप इसको दूसरा काम क्या कर सकते हो, सारे के सारे SO2 को आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा और एसिड भी आप फ्री में बना लोगे, ठीक है। तो ये चीजें। सो अब हमने Fe को FeO में कन्वर्ट कर लिया है, एंड पार्शियली हमने कुछ कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। ये यहां पर काम है। क्या मैंने बोला, FeS जो है बच्चों, जो FeS है वो सारा का सारा FeS है बच्चों, वो सारा का सारा कंप्लीटली, ठीक है, जो FeS है वो सारा का सारा FeO में कन्वर्ट होगा, और जो Cu2S है वो पार्शियली Cu2O में कन्वर्ट होगा। अब ये जो FeO है ये क्या करेगा दोस्तों, जो रिएक्शन में बच्चों जो FeO पैदा हो रहा है ये कॉपर में मौजूद, दोस्तों ये कॉपर में मौजूद जो SiO2 है, ठीक है। हमने यहां पर क्या करना है बच्चों, कॉपर की मेटलर्जी के दौरान एडिशनली कॉपर में हम लोग दोस्तों कॉपर की मेटलर्जी के दौरान CuFeS2 के साथ SiO2 हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करते हैं। अब इसको हम लोग क्यों ऐड करते हैं, दिस इज एडेड एज ए फ्लक्स। बच्चों कॉपर की मेटलर्जी में हुई फ्लक्स SiO2। अब ये जो बच्चों SiO2 होता है ये FeO के साथ रिएक्ट करके FeSiO3 नाम का स्लैग बना लेगा, ठीक है। ये FeSiO3 नाम का स्लैग बना लेगा, और इस तरह से सारा का सारा आयरन हमारा कॉपर से अलग हो जाएगा, क्योंकि स्लैग को निकालना आसान है। अब यहां पर बच्चों हम लोगों को अपना काम रोक देना है। यहां पे दोस्तों हमने अपना काम रोक देना है। क्या क्या मैंने बताया, कॉपर पायराइड लिया, उसको अपन ने हीट करना है। हीट करेंगे तो पहले कॉपर पायराइड टूटेगा Cu2S और FeS में। फिर हमने यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देनी है। इसमें क्या होगा, FeS FeO में जाएगा और Cu2S पार्शियल, मतलब 100 मोल है ना, तो 100 के 100 मोल Cu2O में नहीं कन्वर्ट होंगे, बल्कि 100 में से 50-60 मोल Cu2O में कन्वर्ट होंगे और कुछ मोल Cu2S के बने रहेंगे। और इस दौरान जो SiO2 हम लोग ऐड करते हैं जो फ्लक्स के तौर पे, वो FeO के साथ कंबाइन करके FeSiO3 नाम का स्लैग बना लेगा। इतनी रिएक्शन हो गई तो बच्चों इस पन्ने का काम हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी रोस्टिंग की प्रक्रिया को रोक देना है, हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देना है और टेम्परेचर को बढ़ा देना है। अब टेम्परेचर को बढ़ाने से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे अब ऑटो रिडक्शन नाम की रिएक्शन होगी। यहाँ पे अब क्या होगा दोस्तों, ऑटो रिडक्शन नाम की रिएक्शन होगी एट हाई टेम्परेचर। बच्चों हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ऑटो रिडक्शन नाम की रिएक्शन होगी। Cu2S जो बचा हुआ Cu2S है वो बच्चों Cu2O के साथ कंबाइन करके, जो Cu2S है, ठीक है, जो बच्चों Cu2S है वो Cu2O के साथ कंबाइन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सल्फर है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर बच्चों, व्हाट इज हैपनिंग हियर,
this sulfur is present as -2. This sulfur is present as -2. It is copper sulfide. It is getting oxidized into +4. तो सल्फर हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो कॉपर है दोनों जगहों पर, जो कॉपर है बच्चों वो रिड्यूस हो रहा है इनटू 0. सो कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस एंड सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. सो दैट्स हाउ बच्चों वी आर मेकिंग आवर कॉपर. सो इन दिस रिएक्शन देयर इज नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड. In fact, copper is itself reducing its one form into another form. तो रिएक्शन के दौरान जो Cu2O बना है वो रिएक्शन के दौरान रिमेनिंग Cu2S के साथ कंबाइन करके कॉपर एंड SO2 बना लेगा. बच्चों इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर काफी हाई है तो कॉपर मोल्टेन फॉर्म में होगा और इस मोल्टेन कॉपर में बच्चों SO2 गैस निकल रही है. तो जिस कारण से इस रिएक्शन के दौरान हमेशा बच्चों बबल्स निकलते रहते हैं. रिएक्शन के दौरान कॉपर में से हमेशा बबल्स निकलते रहते हैं और ये जो बबल के निकलने की जो प्रक्रिया है काफी देर तक चलती रहती है. तो जब हम इस कॉपर को ठंडा करते हैं तो ठंडा करते हुए भी क्या होता है ना, थोड़े बहुत बुलबुले निकलते रहते हैं. SO2 के गैस है ना तो निकलेगी और इस बुलबुलों के कारण जो कॉपर की सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं रहती बल्कि उसमें ब्लिस्टरी अपीयरेंस होता है. उसमें थोड़े से फोड़े टाइप के बच्चों थोड़े बहुत उभार वगैरह मौजूद होते हैं. तो इसीलिए इस कॉपर को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लिस्टर कॉपर. सो ब्लिस्टर कॉपर क्या होगा, कॉपर का ब्लिस्टरी अपीयरेंस. क्यों होता है ब्लिस्टरी अपीयरेंस? क्योंकि कॉपर की मेटलर्जी में कॉन्स्टेंटली SO2 गैस रिलीज होती रहती है. सो कॉपर की मेटलर्जी में बच्चा लोग तुम लोग कौन कौन सी रिएक्शन लिखोगे? लास्ट में ये रिएक्शन है, इसके ऊपर हेडिंग डालना ऑटो रिडक्शन, कोई बाहरी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज हो रहा है. उसके पहले कौन कौन सी रिएक्शन लिखोगे? ये सब रिएक्शन लिखना. कौन कौन सी रिएक्शन? ये रिएक्शन लिखना, ये रिएक्शन लिखना, ये रिएक्शन लिखना, ये रिएक्शन लिखना और ये रिएक्शन लिखना. इस रिएक्शन की जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है, तो पहले आप ये 4 रिएक्शन लिखोगे और उसके बाद लास्ट में बच्चों आप इस रिएक्शन को लिखोगे. तो ये 5 रिएक्शन के लिखने से आपके बेटा नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे. सो कॉपर की रिडक्शन होगी ऑटो रिडक्शन से. उसके बाद बारी है बच्चों किसकी? कॉपर की रिफाइनिंग की. कॉपर की रिफाइनिंग के लिए हमने क्या करना है, हमने कॉपर लेना है और उसमें लकड़ी के लट्ठे डाल देने, लकड़ी के बड़े बड़े पोल्स डाल देने. अब ये जो लकड़ी के जो पोल्स है ना, इनमें मौजूद कार्बन कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा. जो भी थोड़ा बहुत कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में है वो लकड़ी के कार्बन के द्वारा ऑक्सीडाइज वो रिड्यूस हो जाएगा. कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में और जो कार्बन है वो कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO बना करके उड़ जाएगा. सो दैट्स हाउ वी कैन रिड्यूस सम रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. कैसे करना है? बाय यूजिंग ग्रीन पोल्स ऑफ वुड. बाय यूजिंग ग्रीन पोल्स ऑफ वुड. तो क्योंकि यहाँ पे पोल्स यूज हो रहे हैं इसीलिए इस प्रोसेस क्या कहते हैं? पोलिंग. सो पोलिंग इज अ रिफाइनिंग प्रोसेस फॉर कॉपर. लेकिन आजकल इसको नहीं यूज करते, आजकल हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम लोग का काम हो जाता है. बस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग लिख देना, काम हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हमारी बच्चों कॉपर की मेटलर्जी पूरी हो जाती है. दोस्तों सेम पूरा का पूरा स्टेप फ्रेंड्स, सेम पूरा का पूरा स्टेप आप लोग यूज करेंगे कहां पर? गैलिना में. जैसी कॉपर की मेटलर्जी ना वैसी बच्चों पूरी की पूरी मेटलर्जी होगी गैलिना की. पहले हुआ गैलिना लेड का और पीबीएस को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, हीट रोस्टिंग करेंगे. सो पीबीएस को सबसे पहले तो कंसंट्रेशन होगा फ्रॉथ फ्लोटेशन से. सेकेंड स्टेप में इसकी रिडक्शन होगी. लेड की रिडक्शन भी कैसे होगी? ऑटो रिडक्शन मेथड से, मतलब कोई बाहरी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज होना है. सो पीबी का कंसंट्रेशन किया फ्रॉथ फ्लोटेशन से, रिडक्शन करेंगे ऑटो रिडक्शन से. अब पीबी के केस में क्या बच्चों रिएक्शन होगी? सुन लो जरा. पीबी के केस में क्या रिएक्शन होगी? सुन लो जरा. सो हमने पीबीएस लेना है, उसको हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ हीट करना है. लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ हीट करना है तो इससे आपको PbO या PbSO4 कोई भी चीज मिल सकती है. और एयर के साथ कुछ PbO में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा. पार्शियली ऑक्सीडेशन करना है. पार्शियली ऑक्सीडेशन करने के बाद अब एयर की सप्लाई को रोक दो और टेम्परेचर को हीट कर दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो. सो टेम्परेचर बढ़ा दो और एयर को बंद कर दो. अब ऐसे में क्या होगा? जो PbS है वो PbO के साथ रिएक्ट करेगा. जो PbS है बच्चों वो PbO के साथ रिएक्ट करेगा. और कैसे रिएक्ट करेगा? इस तरह से. ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी। सो दैट्स हाउ बच्चों हमारा लेड अपने आप ऑटो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, सो हमने कॉपर की मेटलर्जी पढ़ ली, हमने आयरन की मेटलर्जी पढ़ ली। अब बच्चों बारी आती है हमारी किसकी, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी की। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के अब हम लोग एल्यूमिनियम की मेटलर्जी को भी कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एल्यूमिनियम की जो मेटलर्जी होती है, यहां पे हम लोगों का ओर क्या है, बॉक्साइट ओर। एल्यूमिनियम के लिए बच्चों जो मेन ओर क्या है, बॉक्साइट ओर होता है, विच इज Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम का मेन ओर कौन है, बॉक्साइट ओर है, Al2O3। अब बच्चों जो बॉक्साइट ओर है, इसके दो फॉर्म होते हैं। एक होता है हमारा व्हाइट बॉक्साइट, जिसमें की होता है SiO2 की इंप्योरिटी। ठीक है, एक होता है हमारा व्हाइट बॉक्साइट, जिसमें की होता है हमारा SiO2 की इंप्योरिटी। और एक होता है हमारा रेड बॉक्साइट, एक होता है दोस्तों हमारा रेड बॉक्साइट, जिसमें की होता है हमारा Fe2O3 की इंप्योरिटी। ठीक है, सो एक में आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है, एक में सिलिकॉन ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है। आयरन ऑक्साइड बेसिकली जंग के जैसा होता है, रस्ट के जैसा होता है, तो ये रेड होता है, तो इसीलिए इसको रेड बॉक्साइड कह रहे हैं। सिलिका जो होता है बच्चों सैंड के जैसा होता है, व्हाइट होता है, तो इसको व्हाइट बॉक्साइड कहते हैं। सो दो तरह के बच्चों बॉक्साइड होते हैं, रेड बॉक्साइड और व्हाइट बॉक्साइड। बच्चों रेड बॉक्साइड के केस में हमको अलग कंसंट्रेशन का मेथड यूज करना होता है, और व्हाइट बॉक्साइड के केस में हमको अलग कंसंट्रेशन का मेथड यूज करना होता है। जब हम स्कूल एग्जाम में जाते हैं तो मेनली हमको रेड बॉक्साइड का कंसंट्रेशन मेथड याद करना है। अब रेड बॉक्साइड की कंसंट्रेशन मेथड जो होते हैं हमारे दो नाम से होते हैं, एक होता है हमारा बेयर्स प्रोसेस और एक होता है हमारा हॉल्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस में सिर्फ अंतर इस चीज का है कि जहां बेयर्स प्रोसेस में हम लोग लीचिंग में यूज करते हैं रिएजेंट NaOH, हॉल्स प्रोसेस में बच्चों लीचिंग में हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओनली द डिफरेंस इज ऑफ रिएजेंट, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इंटायरली सेम। ठीक है, सो बच्चों हॉल्स प्रोसेस एंड बेयर्स प्रोसेस ये दोनों क्या है, रेड बॉक्साइड की कंसंट्रेशन के तरीके, एंड दे आर बेसिकली लीचिंग मेथड्स। और दूसरी तरफ जो व्हाइट बॉक्साइड है बच्चों, वहां पर जो कंसंट्रेशन का मेथड होगा दैट इज गोइंग टू बी सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक प्रोसेस होगा जिसमें कि हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बच्चों व्हाइट बॉक्साइड का कंसंट्रेशन का मेथड है, बट ये बच्चों स्कूल एग्जाम में यूज नहीं होता है। सो इन केस ऑफ स्कूल एग्जाम आप बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस को ही पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों यहां पर होता क्या है, एल्यूमिनियम का ओर है एल्यूमिनियम Al2O3, ये काफी रिएक्टिव होता है, प्लस Al2O3 के साथ सबसे बड़ी बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री है। अब मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री, तो उसको आयरन और कॉपर की तरह हीट नहीं कर सकते हो, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो यहां पे हम लोग एक जुगाड़ लगाते हैं, हम Al2O3 जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ये एसिड बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग Al2O3 को लेते हैं और उसको NaOH में डिसॉल्व कर लेते हैं। Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा, NaAlO2 बना लेगा। ठीक है, तो सारा का सारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH में डिसॉल्व हो जाता है और इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होती। सो दैट्स हाउ बच्चों हम लोग लीचिंग करते हैं और सारी की सारी इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाएगी। Fe2O3 NaOH में डिसॉल्व नहीं होगी क्योंकि वो बेसिक है, और लेकिन जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो NaOH में डिसॉल्व करके क्या बना लेगा, NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इसको हमने छान करके अलग कर लिया, और ये जो सोल्यूशन है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का, इसमें अब हमने क्या करना है बच्चों, इसमें अब हमने पानी डालना है। पानी डाल करके बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं 1000 डिग्री पे, तो ये एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाता है एंड वी गेट आवर प्योर एल्यूमिना। जब हम इस पूरी रिएक्शन में NaOH का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, बेयर्स प्रोसेस। वहीं अगर हम बच्चों इस रिएक्शन में NaOH की जगह सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों सोडियम कार्बोनेट भी एक बेसिक कंपाउंड है, तो जब हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन पूरी वही होगी। सोडियम कार्बोनेट एल्यूमिना, दे विल फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। दिस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट on hydrolysis, on reaction with water, it will form aluminum hydroxide. This aluminum hydroxide को हीट करके हम लोग प्योर एल्यूमिना बनाएंगे। पूरी की पूरी बच्चों रिएक्शन वही होगी, बस रिएजेंट का अंतर है, वहां पे NaOH था बेसिक रिएजेंट, यहाँ पर लीचिंग रिएजेंट सोडियम कार्बोनेट रहेगा। तो दैट्स हाउ बच्चों हम लोग एल्यूमिनियम की लीचिंग करेंगे। सरपिक प्रोसेस का इस्तेमाल बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेगा, स्कूल एग्जाम में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हमारा वीडियो है उसमें आपको सरपिक प्रोसेस की पूरी डिटेल मिल जाती है। तो फ्रेंड्स हमने एल्यूमिनियम को कंसंट्रेट कर लिया, कैसे कंसंट्रेट किया, लीच करके किया। अब इसके बाद बारी है बच्चों एल्यूमिनियम की हमने रिडक्शन करने की। अब दोस्तों एल्यूमिनियम इतना रिएक्टिव सब्सटेंस है
कि कोई माइका लाल है ही नहीं जो एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर दे। कार्बन नहीं रिड्यूस कर पाएगा। जो कॉमन बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है, जो सस्ते रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर पाते। तो क्या करें, जहां कहीं पर भी हमारा नॉर्मल तरीके से काम नहीं होगा वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को हम बिजली देकर के स्पॉन्टेनियसली कैरी आउट करेंगे। लेकिन बच्चों यहां पे एक दिक्कत आती है, भाई इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमें मोल्टेन सोल्यूशन चाहिए, मोल्टेन एल्यूमिना का सोल्यूशन चाहिए, लेकिन एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या करेंगे, हम लोग बच्चों अपने एल्यूमिना में ऐड करेंगे किसको, क्रायोलाइट को, Na3Al(F6) को ऐड हम लोग करेंगे, क्योंकि हमने बच्चों सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ा है कि इंप्योरिटी ऐड करने से बच्चों मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस में कोई भी इंप्योरिटी ऐड करते तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर हम बच्चों अपने एल्यूमिना के मिक्सचर में 1:2 के रेशियो में 1 पार्ट एल्यूमिना एंड 2 पार्ट क्रायोलाइट का अगर हम लोग लेते हैं तो बच्चों एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर के 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है और अब हम एल्यूमिना को मेल्ट कर सकते हैं। तो हमने एल्यूमिना में क्रायोलाइट को लेकर के एक मिक्सचर तैयार करना है और ये 800-900 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है और अब हमने इसमें इलेक्ट्रोड्स ऐड कर देने बच्चों ग्रेफाइट के। ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स में हमने बिजली दौड़ा देनी है और ये बिजली के द्वारा क्या होगा, एल्यूमिना हमारा रिड्यूस होगा, एल्यूमिनियम Al2O3 से Al में बच्चों कन्वर्ट होगा। सो Al2O3 हमारा Al में कन्वर्ट होगा। कहां पे ये होगा बच्चों, ये होगा कैथोड पे। अच्छा, अगर एल्यूमिनियम बच्चों रिड्यूस हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए, बिना ऑक्सीडेशन के तो काम नहीं होगा। सो बच्चों ऑक्सीडेशन कहां होगी, वही इलेक्ट्रोड पे होगी। जो हमारे कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जो हमारे बच्चों कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है, ये वाली जो ऑक्सीजन बच्चों हमारी कहां से आ रही है, ये वाली। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, so basically in simple word what I am trying to say, in molten solution of alumina we will get ions, हमें एल्यूमिनियम आयंस मिलेगा और ऑक्साइड आयंस मिलेगा, हमें एल्यूमिनियम आयन मिलेगा, ऑक्साइड आयन मिलेगा। अब ये जो एल्यूमिनियम आयन है ये हमारे रिड्यूस हो जाएंगे कैथोड पर और जो ऑक्सीजन आयन है वो एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2 के फॉर्म में। अब ये जो एनोड पे O2 मिलेगी ये बच्चों कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके CO2 बना देंगे। तो इस प्रोसेस के दौरान वी विल गेट आवर प्योर एल्यूमिनियम एंड जो रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन है वो CO2 बन के उड़ जाएगी। तो रिएक्शन के दौरान हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हमने बच्चों बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। सो हमें कार्बन का बच्चों थोड़ा सा खर्चा उठाना पड़ता है और बिजली का खर्चा उठाना पड़ता है, बट बिजली का खर्चा काफी ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज वेरी वेरी कॉस्टली। एल्यूमिनियम बच्चों क्यों इतना कॉस्टली होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल। एल्यूमिनियम की मात्रा हमारे अर्थ में आयरन से अधिक है। यस बच्चों, एल्यूमिनियम की मात्रा हमारे अर्थ में आयरन से अधिक है, बट एल्यूमिनियम की मेटलर्जी आयरन से ज्यादा खर्चीली है। दैट्स व्हाई बच्चों एल्यूमिनियम आयरन से कई गुना 10 गुना बच्चों ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी एल्यूमिनियम की मेटलर्जी है। पहले करोगे क्या, लीचिंग। कैसे करोगे, बेयर्स प्रोसेस है तो NaOH में Al2O3 NaOH में रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaLO2 बनाएगा, जिसमें पानी डाल के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जिसको हीट करके एल्यूमिनियम Al2O3 हम लोग बना देंगे। अगर बेयर्स प्रोसेस यूज कर रहे हैं NaOH यूज करोगे, हॉल्स प्रोसेस यूज कर रहे हो तो सोडियम कार्बोनेट यूज करोगे। रिएक्शन सारी की सारी वही रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हमारी एल्यूमिनियम की मेटलर्जी कंप्लीट होती है। बच्चों इस तरह से कुछ कुछ कार्बन के इलेक्ट्रोड्स वगैरह डाल देते हैं, ये सब सारा सेटिंग होता है। सो एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट का मिक्सचर हम लोग यूज करेंगे। बच्चों इसके बाद बस एक रिएक्शन, बस एक स्टेप, बस बच्चों एक स्टेप की रिएक्शन याद रखो, गोल्ड और सिल्वर के केस में। बच्चों गोल्ड और सिल्वर की जो मेटलर्जी है यहां पर भी हम लोग लीचिंग का ही इस्तेमाल करते हैं और गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को हम लोग नाम देते हैं मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, यहां पे बच्चों जो प्रोसेस का नाम है दैट इज मैकआर्थर
फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। अब यहां पे दोस्तों क्या होता है आपको बता देते हैं हम लोग। सो हमारे पास सिल्वर का ओर है Ag2S, ठीक है बच्चों, हमारे पास सिल्वर का ओर है क्या Ag2S, आर्जेंटाइट ओर, इट्स अ सल्फाइड ओर। तो पहला स्टेप क्या होगा, कंसंट्रेशन। कैसे कंसंट्रेशन करेंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन से कंसंट्रेट करके Ag2S मिल गया हमको। इसके बाद क्या करेंगे, लीचिंग करेंगे। अब Ag2S की लीचिंग कैसे होगी, हमने Ag2S को लेना है और इसको सोडियम साइनाइड में डिसॉल्व कर देना है। Ag2S सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके NaAgCN2 नाम का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, NaAgCN2 नाम का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये जो NaAgCN2 नाम का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, इसमें सारा का सारा सिल्वर आ गया और जो इंप्योरिटीज हैं वो NaCN में डिसॉल्व नहीं हुई। लीचिंग में यही तो करते हैं, अपनी ओर को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं, इंप्योरिटी उसमें डिसॉल्व होती नहीं है, तो हमें हमारा ओर सॉल्युबल फॉर्म में मिल गया। अब इंप्योरिटीज को छान करके अलग कर लिया, जैसे चाय को हम लोग नहीं छानते छन्नी से, चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय नीचे गिर जाती है, ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी करना है। सारी की सारी इंप्योरिटी छन्नी से छान के अलग कर लेंगे और हमारा सारा का सारा जो सिल्वर है वो साइनाइड में डिसॉल्व हो गया। अब इस साइनाइड में डिसॉल्व हुए सिल्वर को वापस कैसे निकालें, तो हमने इसमें डाल देना है जिंक। जिंक बच्चों डालने से क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल जिंक विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। बच्चों जो NaAgCN2 है वहां से Ag को जिंक रिप्लेस कर देगा और Ag बाहर आ जाएगा और जिंक हमारा कॉम्प्लेक्स बना लेगा, Na2ZnCN4 नाम का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। सो दैट्स हाउ सिल्वर हमको मिल जाएगा एट द एक्सपेंस ऑफ जिंक। और ये संभव है भाई, 10 रुपए खर्च करके अगर हमें 100 रुपए की चीज मिल रही है तो चलेगा। तो ये बच्चे यहाँ पे फंडा रहता है। इट इज एंटायरली अ लीचिंग प्रोसेस और इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम हमने दिया है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। सेम प्रोसेस विल बी यूज्ड फॉर गोल्ड, सेम प्रोसेस विल बी यूज्ड फॉर गोल्ड। जब गोल्ड होगा तो सिर्फ गोल्ड लिखना और पूरी की पूरी रिएक्शन में सब कुछ AgCN2 की जगह AuCN2 डाल देना, सब कुछ Ag की जगह Au कर देना, पूरा की पूरी रिएक्शन बच्चों काम करेगी। ठीक है, तो ये हमारा मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस हो जाएगा विच इज यूज्ड फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। कई बार हमसे 2 नंबर के सवालों में सिर्फ ये रिएक्शन पूछता है। क्या पूछता है बच्चों, सिर्फ रिएक्शन पूछता है। सो Ag2S प्लस NaCN सोडियम साइनाइड और उसके बाद में हमारा ये चीज उसके बाद जिंक डाल करके उसका रिडक्शन। सिर्फ ये 2 स्टेप की रिएक्शन के हमको 2 नंबर के सवाल कई बार पूछ लेता है स्कूल एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी मेटलर्जी ऑफ सिल्वर भी होगी। टिन की मेटलर्जी पहले ही बता दी थी आपको। ठीक है बच्चों, इसके बाद बारी आती है हमारी कुछ स्पेसिफिक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की। हमको प्यूरिफिकेशन करना है, हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, अब उसको प्यूरिफाई करना है। अब कैसे बच्चों मेटल को हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफिकेशन के दौरान हम लोग बच्चों अपनी मेटल की प्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कुछ नाम की रिएक्शन याद कर लो, 2-3 नाम है बस उनको याद कर लो। सबसे पहला प्रोसेस है क्या, मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस नाम लिख लो, बस 3 लाइनें तुमको याद रखनी मॉन्ड प्रोसेस के लिए। मॉन्ड प्रोसेस क्या है, एक प्यूरिफिकेशन मेथड है। किसके लिए यूज होता है, निकल के लिए यूज होता है। मॉन्ड प्रोसेस का फंडा क्या है, मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। ड्यूरिंग मॉन्ड प्रोसेस निकल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। किस वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स। किस में कन्वर्ट होता है, NiCO4। हम लोग निकल को निकल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, NiCO4 में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज कॉल्ड टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो होता है ना, ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब हम इसको जल्दी हीट करेंगे ना तो ये इवापोरेट हो जाता है। सो निकल इज कन्वर्टेड इनटू निकल कार्बोनिल। अब निकल को हमने निकल कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे होगा क्या, ये निकल कार्बोनिल को बॉयल करना, इवापोरेट करना आसान है। तो अगर हम इसको बच्चों 400 केल्विन एल्विन पे ले जाते हैं ना तो तुरंत उड़ जाता है। अच्छा, निकल सारा का सारा NiCO4 बना के उड़ जाएगा और जो इंप्योरिटीज होंगी वो वोलेटाइल नहीं है। तो बच्चों हुआ क्या, आपने सारे के सारे निकल को वेपर में कन्वर्ट कर लिया NiCO4 बना के, और इंप्योरिटीज नीचे हैं। अब आपने इन वेपर को अलग कलेक्ट कर लिया और इंप्योरिटीज को झाड़ू लगा के अलग कलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे झाड़ू लगा करके धूल साफ करते हैं ना, ऐसे आप लोग भी झाड़ू लगा करके सारी की सारी सॉलिड इंप्योरिटीज को अलग कर लीजिए और जो वेपर्स हैं उन वेपर्स को कलेक्ट कर लीजिए क्योंकि उनमें आपका निकल है। अब ये जो निकल NiCO4 के फॉर्म में है इसको हमने अलग कलेक्ट कर लिया। अब इससे NiCO4 को वापस से निकल में कैसे कन्वर्ट करें, यू जस्ट हैव टू हीट, यू जस्ट हैव टू हीट। जब हम इस NiCO4 को 200 डिग्री पे हीट करते हैं, जब हम इस NiCO4 को 200 डिग्री पे हीट करते हैं तो निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं।
सो दैट्स हाउ यू कैन गेट प्योर निकल। बच्चों देखिए सीन क्या था, हमारे पास निकल था, उसमें कुछ इंप्योरिटीज थी। अब निकल को इंप्योरिटी से कैसे अलग करें? पहले आपने निकल को NiCO4 में कन्वर्ट कर लिया हीट करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। 200 डिग्री पे हमने Ni को CO के साथ हीट किया तो वो NiCO4 बना लिया। NiCO4 बनते ही तुरंत इवापोरेट हो जाएगा। निकल सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। और जो इंप्योरिटीज है वो नॉन वोलेटाइल है, तो वो सॉलिड स्टेट में। सॉलिड और गैस को हम अलग अलग कर सकते हैं बिकॉज उनके फेजेस अलग अलग हैं। अब ये जो NiCO4 है इसको अगर हम थोड़ा सा और हीट कर दें, 250-300 डिग्री पे हीट करें, तो इस वेपर में से Na और CO अलग अलग हो जाएंगे और हमको हमारा प्योर निकल मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड मॉन्ड्स प्रोसेस। और यहाँ पे आपको ये रिएक्शन याद रखनी है कि Na पहले CO के साथ रिएक्ट करके NiCO4 बना रहा है, फिर NiCO4 फर्दर हीट करके Na और CO में सेपरेट हो जाता है। अगला प्रोसेस है बच्चों वैन एर्कल प्रोसेस। वैन एर्कल प्रोसेस, वैन एर्कल प्रोसेस का इस्तेमाल जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए करते हैं। इसमें भी यही होता है, मॉन्ड प्रोसेस में जहां हम कार्बोनिल बना रहे थे यहां पर आयोडाइड बनाएंगे। यहां पे हम लोग हमारे मेटल को वोलेटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग मेटल को किस में कन्वर्ट करते हैं? वोलेटाइल आयोडाइड। ये वहां पे यूज होगा जहां पे मेटल्स के आयोडाइड वोलेटाइल होते हैं। तो हमने जर्कोनियम या टाइटेनियम को आयोडीन के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वोलेटाइल हैं तो इनको हीट करके वेपर बना दो। इंप्योरिटी सारी की सारी सॉलिड रहेंगी। सॉलिड इंप्योरिटीज को वेपर आयोडाइड से अलग कर लो। अब ये जो वेपर आयोडाइड है इसको जब हम फर्दर हीट करते हैं तो ये अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग और मेटल हमारा अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर है थोड़े से अलग हैं। पहले ZrI4 बनाने के लिए 500 केल्विन पे जा रहे हैं, फिर उसको डिकम्पोज करने के लिए अराउंड 1200-1300 डिग्री या 1600-1700 केल्विन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए है, मॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए। मेन ये याद रखो रिएक्शन और किस किस मेटल के लिए यूज हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्यूरिफिकेशन मेथड इज हमारा जोन रिफाइनिंग मेथड। बच्चों जोन रिफाइनिंग मेथड का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं जहां पर बच्चों हमको बहुत बहुत एक्स्ट्रा प्योरिटी चाहिए। बच्चों अगर हमको सिलिकॉन और जर्मेनियम चाहिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल कहां होती है? प्रोसेसर चिप बनाने के लिए। जो हम लोग के कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो मेन कंप्यूटर की जान होती है, पेंटियम 4, पेंटियम 5, i5, i7 जो कंप्यूटर चिप होती है, जो एक एक चिप बच्चों 25-25, 30-30, 50-50, 1 लाख, 2 लाख तक के सुपर कंप्यूटर वगैरह में और महंगी हो जाएगी। तो जो कंप्यूटर चिप है उसमें हमको जो हमारा सेमीकंडक्टर यूज होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम यूज होता है, बहुत हाई प्योरिटी का यूज होता है क्योंकि उसे बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए होती है। तो वहां पे एकदम एक्स्ट्रा प्योरिटी चाहिए, 99.9999% हमको प्योरिटी चाहिए। तो बहुत एक्स्ट्रा प्योरिटी की चीजों को बनाने के लिए हम लोग जोन रिफाइनिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने सिलिकॉन और जर्मेनियम को प्रिपेयर किया नॉर्मल तरीकों से, 99% प्योरिटी हम लोग ले आए, बट उसको 99 को 99.99% कैसे करें? ऐसे करेंगे। क्या करोगे? हमने लेना है अपनी मेटल रॉड को और उस मेटल रॉड के चारों तरफ सर्कुलर हीटर लगा देना है। अब सर्कुलर हीटर लगा देना है और इस हीटर को धीरे धीरे हमने लेफ्ट टू राइट मूव कराना है। पहले लेफ्ट टू राइट ले गए, फिर वापस से लेफ्ट में ले आए, फिर लेफ्ट टू राइट ले गए, फिर वापस से लेफ्ट में ले आए, फिर लेफ्ट टू राइट ले गए। इस तरीके के प्रोसेस को हमने पूरा 20-25 बार करना है। अब इससे होता क्या है समझो जरा बच्चों। जैसे घरों में, हम लोग के घरों में अगर मान लीजिए कभी धूल आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम धूल को बच्चों पानी से बहा देते हैं। धूल को हम पानी से बहा देते हैं क्योंकि पानी में बच्चों जो धूल मिट्टी होती है वो मूव करते हुए आगे बह जाती है। ठीक है, पानी जब हम डालते हैं तो पानी में बच्चों जो धूल मिट्टी होती है वो पानी में तैरते हुए आगे बढ़ जाती है। दोस्तों यही फंडा यहाँ पे होता है। हमने हमारी मेटल रॉड को लिया और उसके ऊपर हमने सर्कुलर हीटर लगा दिया। सर्कुलर हीटर लगाने से क्या होगा? ये जो बीच का हिस्सा है, जो हीटर के बीच का हिस्सा है, जो हीटर के जो अंदर का जो हिस्सा है जिसके ऊपर हीट पड़ रही है, वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। अब ये जो हीटर है ना, ये हमारा मूव कर रहा है। ये हीटर है ना, ये हमारा बच्चों लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। अब जैसे कि बच्चों हम लोग अपने घरों में पानी के द्वारा धूल मिट्टी को बहा दे जाते हैं, फ्लोट करा के आगे मूव करा देते हैं, ऐसे ही बच्चों जब ये हीटर मूव करेगा तो इस हीटर के साथ साथ ये लिक्विड रीजन भी मूव करेगा और इस लिक्विड रीजन के साथ साथ जो इंप्योरिटीज हैं वो भी इस लिक्विड रीजन में तैरते हुए आगे बढ़ेंगे। डू रिमेंबर, जब हम पानी डालते तो क्या होता है? इंप्योरिटी उसके साथ चली जाती। ऐसे यहां पर भी हम लोग इस मोल्टेन रीजन को लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं। जब हम इस प्रोसेस को 20-25 बार करेंगे तो माइन्यूट से माइन्यूट इंप्योरिटीज भी इस मोल्टेन रीजन के साथ मूव करते हुए
लेफ्ट से मूव करते हुए राइट में आ जाएंगे। सो आपके पास बच्चों अल्टीमेटली क्या होगा, आप इस प्रोसेस को जब रिपीटेडली करेंगे तो लास्ट में बच्चों क्या होगा, जो आपका राइट मोस्ट पोर्शन है उसमें सारी की सारी इंप्योरिटीज कलेक्ट हो जाएंगी और जो लेफ्ट मोस्ट पोर्शन है इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 प्योर, इट इज गोइंग टू बी अल्ट्रा प्योर। अब आप क्या करेंगे, सारी की सारी इंप्योरिटीज राइट में आ गई तो इतने हिस्से को काट करके अलग कर लो और जो लेफ्ट का हिस्सा है वो पूरा का पूरा अल्ट्रा प्योर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग मेथड। इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए होता है, जहां पे हमें एक्स्ट्रा हाई प्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा बच्चों सारा का सारा मेटलर्जी की सारी चीजें होती हैं कंप्लीट। आपने ओर्स को याद रखना है, मेन मेटल्स की मेटलर्जिकल ऑपरेशन याद रखनी है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड के लिए क्या होगा, वही कॉपर वाली ऑटो रिडक्शन टेक्निक, टिन के लिए क्या होगा, वही आयरन वाला कार्बन के द्वारा रिडक्शन मेथड, बस इतना ही चीज है, इनको याद रखिए। और जो मैंने आपको लास्ट में बच्चों जो प्रॉपर प्यूरिफिकेशन मेथड्स के बारे में बताए हैं उनको बच्चों आपने ध्यान रखना है। बच्चों इसके अलावा एक छोटा सा सेक्शन और रहता है एलिंगम डायग्राम का। दोस्तों एलिंगम डायग्राम के लिए जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया था 25 मिनट का, वो वीडियो आप देख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और 25 मिनट का वीडियो देखने में कोई जरा टाइम भी नहीं लगेगा, बट एलिंगम डायग्राम की इंफॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है, उसको आप पूरा डिटेल में याद रखिए। स्कूल एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों के लिए जरूरी रहेगा। तो उसका वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं इसी वीडियो में उसको भी मैं लगा दे रहा हूं, तो आप उसको बच्चों देख लीजिएगा। तो आप इस तरह से पूरा मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को 1.5 से 2 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेंगे पूरा चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।